बामुदत तेरे आने से जगमगाए हैं प्रोफेसर रमेश चिश्ती साहब, मोहतरम प्रोफेसर शाहिद रफ़ी साहब, मोहतरम हफीज़ नवानी साहब, मोहतरम मौलाना साहब और तमाम कद्दार और शख्सियात आज की इस जलसे में मौजूद हैं। खालिद साहब यहाँ नज़र आ रहे थे, वो भी तशरीफ़ ले आए। मैं आज के इस जलसे के ग़ज़-ओ-वायत के बारे में कुछ बताऊँ, इससे कब ज़रूरी है। आज का जो माहौल है इलेक्शन का, यानी हमारे सियासी लीडर सब कुछ भूल जाते हैं वक्त के साथ। और इन 4 मिसरों में इस बात को पेश करूँ कि सभी वादों को ये अहले सियासत भूल जाते हैं, है क्या करना इन्हें पाकर हुकूमत भूल जाते हैं, इलेक्शन इनको लड़ना है यही बस याद रहता है, मगर करती है फिर जनता बगावत भूल जाते हैं। चौथा मिसरा जो है वो काबिल गौर इसलिए है कि हमारे अंदर से बगावत का जज्बा निकल गया। ये अवामी बगावत ज़रूरी है, लेकिन इस बगावत के लिए दानिशवरों को जहन बनाना है कि वो किस तरह से आज हमारा वोट ज़ाय ना हो, सही जगह पर जाए और जो भी आदमी हमारे वोट से कामयाब होकर आए वो हमारे लिए हो, न कि अपने वजूद और अपने अकरबा के लिए हो। ये जलसा क्यों है, इस सिलसिले में मैं गुफ्तगू करूँ आपके दरमियान, हायल रहूँ दानिशवरों के दरमियान। ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के कन्वीनर मोहतरम मकाम रिजवी साहब को दावत दूँ कि वो माइक पे आएँ और आज के इस जलसे के बारे में बताएँ कि दानिशवरों को यहाँ क्यों यकजा किया गया और उलमाए किराम से क्यों गुरेज किया गया। ये सारी बातें वो आपके सामने रखेंगे। सदारत न हो तो कारवां अधूरा रहता है, जब तक कि मीर कारवां न हो, कारवां के चलने का और मंजिल तक पहुँचने का इम्कान माकूल सा रहता है। मुझे हुक्म हुआ है और मेरी खुद की भी यही ख्वाहिश है कि मैं मोहतरम अली सुहैल साहब का, जो एक बड़े राइटर हैं, बड़े कई किताबों के मुसन्निफ हैं, बड़े दानिशवर हैं, सियासी और समाजी एतबार से उनकी शख्सियत बहुत अहम है, मैं उनका नाम सदारत के लिए पेश करता हूँ। मोहतरम अली सुहैल साहब, उनकी सदारत में आज का ये जलसा चलेगा। तारीफ के बाद मैं चाहता हूँ कि मोहतरम मकाम रिजवी साहब आएँ, वो आज के दौरान के कन्वीनर हैं, वो बताएंगे कि ये दौरान क्यों हो रहा है। हमारे अखबार में छपा था, जिसके बाद बहुत से लोगों के फ़ोन आए, खासतौर से इक़्तिदार फारूकी साहब अभी नहीं आए, जबकि उन्होंने ही इसके लिए हमको मोटिवेट किया और कहा कि ऐसा होना चाहिए। आज सुबह के अखबार आप लोगों ने देखे होंगे। हम सब शर्मिंदगी का एहसास करते हैं कि अगर हमारे उलमा पे ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाए कि उन्होंने आदमी भेजे और वहाँ पे ऐसा हुआ, उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन ये वक्त तो आ गया कि ये इल्ज़ाम उलमा पे लगाए जाने लगे। सच्चाई क्या है वो तो बेहतर कोई नहीं जानता कि वो आदमी किसके थे, कैसे थे। लेकिन आज अखबार की सुर्खियाँ, हिंदी अखबारों में भी जो सुर्खियाँ थी, वो पहले पेज में यही था कि फलां मौलाना ने अपने आदमी भेज के फलां को लिखा। 3 दिन पहले जब हमने लिखा था, इस पर लोगों ने बहुत, किसी ने तारीफ़ किया और किसी ने कहा कि अब जैसे बम्बई में लोगों के इलाके होते हैं भाइयों के, वैसे अब हमारे उलमा के भी इलाके होते हैं। यहाँ ये इलाका उनका है, ये इलाका उनका है, ये इलाका उनका है। कुछ कमियाँ हम लोगों की हैं कि हम लोग सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ भी देते हैं। इसलिए पिछले 3-4 महीने से आप में से बहुत हज़ार हमसे जुड़े रहे, जो लखनऊ के सुन्नी शिया फसाद होता है और मुहर्रम से पहले बहुत हालात ऐसे थे कि हो, तो आप लोगों के ताउन से आप लोगों को इकट्ठा किया है, कोशिश किया कि यहाँ शहर में अमन रहे, इत्तेहाद रहे, आपस में इख्तिलाफ ना हो। उसकी वजह से जो लोग जानते हैं, बहुत पर्चेबाजी हुई, बहुत लिखा गया, कुछ अखबारों में लिखा गया, और उलमा हज़रात ने मिंबर से बहुत कुछ कहा। खाली उसके बारे में इतना अर्ज़ करना था कि हम और हमारे लोग सिर्फ ये चाहते थे कि एक अमन पसंद कौम जैसे रहती है वो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और मिलजुल कर रहें। हो सकता है हमारी तजवीज़ कोई गलत हो तो वो पेश कर देते कि ऐसे नहीं, कि ऐसे होना चाहिए, इत्तेहाद ऐसे कायम किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल नुकसान तो हम ही को उसका भुगतना पड़ता है। जैसे कल मैंने उसको लिखा था कि जब गुजरात में या जहाँ भी फसाद हुए तो कोई भी इस बिना पे नहीं बच सका कि वो अपने को शिया कह के बच जाता या सुन्नी कह के बच जाता, उसका मारा जाने के लिए उसका मुसलमान होना काफ़ी था। तो जब ये तय है तो अब आप देख रहे होंगे इधर इलेक्शन का भी जब से शुरू हुआ है, पता नहीं क्या है हमारे सियासत में, जो लोग सियासतदान हैं मौलवियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में सबसे ज़्यादा खुशी हासिल करते हैं और सोचते हैं कि अगर उनके साथ फ़ोटो खिंच गई तो पूरी कौम हमारे साथ है। इसकी हकीकत अगर 5 साल कबल आप लोग चले जाएं और याद होगा आप लोगों को, तो जब एक पार्टी के यहाँ रूलिंग पार्टी थी उसके उम्मीदवार लड़ रहे थे तो सारे मौलवी
पुलियों की तस्वीरें उनके साथ खींच रही थी, सारी अपीलें उनके लिए हो रही थी, अखबार के पहले पेज छपे हुए थे उनकी अपीलों से, लेकिन वो नीचे से जो कैंडिडेट थे फाइट में, उनका नीचे से पहला नंबर था। तो नतीजा क्या हुआ? नहीं, अब की बार उन्होंने बिल्कुल बदल दिया कि दोनों हाथों में सूरत हाल में कि हम फिरकापरस्त ताकतों को साथ जाएं या हम अपने वोट मुंतशिर कर दें, मकसद एक ही है कि जीत उन्हीं की होनी है। तो फिरकापरस्त ताकतों के साथ जाने के लिए कोई भी हिम्मत एक साथ नहीं कर पाता, सिर्फ वो ऐसे आपके सामने मुजाहरे होता है कि आप कुछ समझ लें कुछ ना समझे, खुल के कहते भी नहीं, जो हेडिंग थी कि सामने आते भी नहीं छुपते भी नहीं, वो ये था कि उसमें वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है कि आपस में वोट हम लोगों के मुंतशिर हो जाए और वो रास्ता आसान हो जाए। अब ये जिम्मेदारी उलमा की ही है, आप लोग उनसे कितना काम लेंगे। पैदा होने से और आखिरी कब्र तक तो उन्हीं काम करते हैं, जब पैदा हुए तो नाम अदान सब उन्हीं से दिलवाने का है, फिर आखिरी वक्त भी वो करवाते हैं। अब आप सियासत में भी उन्हीं से करवा रहे हैं, जब आप लोग नहीं करते तो बेचारे क्या करें, उन लोग ये काम कर रहे हैं। तो आप कहीं से कोई एक राय ऐसी तैयार करें कि उनको बता तो दें, आवाम में ये जाए तो कि उनको ये भी नहीं मालूम कि मुसलमानों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर उनसे कोई पार्टी आज किसी भी पार्टी का हेड ये पूछे कि आप बताइए अच्छा आपके क्या मुतालबे हैं बता दिए, तो अगर मैं खड़ा होऊंगा बगल में तो कहेंगे वो ऐसा है वरनामा अखबार को इश्तिहार दिलवा दिए, और कोई बगल में होगा तो उसके भी कह देंगे उनको खुद नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने जो अपनी टीम बना रखी है उसमें कोई ऐसा है नहीं जो बताए। जब वो परसों की खबर छपी तो बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ किया, लेकिन कुछ लोगों के फ़ोन इस पर भी आए कि आपने देखिए फलां के खिलाफ छापा और वो तो बहुत अच्छे हैं और ये हैं। और मैंने कहा नहीं, आप गलत समझते हैं, मैं किसी भी उलमा के मुखालिफ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इतनी बात कहता हूँ कि अगर आप उनको बहुत मानते हैं, उन पर जान निछावर करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए आपके घर में कभी किसी बच्चे की खुदा खाता तबीयत खराब हो तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने कहा उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? कहा वो थोड़ी इलाज करेंगे। तो मैंने कहा ऐसे ही बच्चों को पढ़वाना हो कुछ ये हो तो कहाँ का वो ट्यूशन के लिए जो उस्ताद है उसको ढूंढते हैं। तो मैंने कहा ऐसी ही चीज़ें जिसका इल्म उनके पास नहीं है वो काम आप उनसे कराएंगे। तो हमारे पास भी जिस चीज़ का इल्म हमारे पास है हमसे पूछिए, शायद हम बता सकें, लेकिन कोई और चीज़ पूछिएगा तो हम ही। तो मैंने कोशिश ये किया कि आप हज़रात की मदद से कोई ऐसी राय तैयार की जाए जो उनके सामने, क्योंकि हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ फोटो खिंचवाने का शौक है, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं शायद इनकी फोटो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से सबसे ज़्यादा छपती रहती है। खासतौर से जो लोग हैं उर्दू अखबार किसी नहीं है, मेरे साथ मुनव्वर राना साहब बैठे हैं, NDTV पे एक घंटे का इनका प्रोग्राम देखा, किसी शायद पॉलिटिशियन का 1 घंटे का प्रोग्राम ना होता हो, तो ये इस बात के मोहताज नहीं कि फोटो किसी के साथ खींची जाए। लेकिन हम एक पैगाम यहाँ पे तय करके जो आप लोगों के हाथ मैंने भेजा था उसमें लिखा था, वो अपनी जहालत की बुनियाद पे था कि जितना इल्म था उस बिना पे लिखा कि आप उसमें बताएं। जैसे मेन प्रॉब्लम है जो जिस पे डिस्कस हमेशा होता है कि हमारे यहाँ जहालत की और सबसे ज़्यादा उसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जैसे ये चाइल्ड लेबर एक्ट है, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई ऐसा एक्ट हो जिसके तहत इल्म हासिल करना, स्कूल बच्चों को भेजना लाजमी करार पाए? क्योंकि अगर हम किसी के बच्चे को कहें कि आप स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो कहेगा बच्चे हमारे हैं, भेजें या न भेजें। हम ये जाते हैं 8 साल के हो गए, यहाँ बैठ जाते हैं, 50 रुपये रोज कमाते हैं और स्कूल के में भेजने के लिए तो 50 रुपये ये भी गए और 50 रुपये वो खर्चा, वो 100 रुपये कौन देगा? लेकिन अगर ऐसा मुतालबा करें, ये सब के लिए है, किसी के लिए कि एजुकेशन लाजमी पाए और स्कूल्स का इंतजाम करना गवर्नमेंट का काम है, ये वो करे। ये कहाँ तक की सही है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अगर इस पर बोलेंगे और इस पर कुछ नतीजा निकलेगा तो ये मुतालबा किया जाए गवर्नमेंट से कि इस पर हो। दूसरी चीज़ ये है कि फसादात किसी एक गवर्नमेंट में नहीं हुए, आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं सब गवर्नमेंट में फसाद हुए और किसी तरह उसका कोई हल निकला नहीं, बहुत तरीके अपनाए गए। हमने ये सोचा कि अगर ऐसा कोई मुतालबा हो कि जिसकी गवर्नमेंट में फसाद हुआ वो विदिन 24 आवर्स अगर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SP को सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट ना करें, तो फिर उसको हम अगली बार वोट देंगे।
وہ چاہے جتنی اس کو کہے، کیونکہ معاوضہ کسی بھی چیز میں اس کی بھرپائی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں مر گیا، آپ نے اس کو 5 لاکھ روپے دے دیے، 2 لاکھ روپے دے دیے. یہ معاوضہ اس بات کی وہ نہیں ہے کہ آپ دنگے کراتے رہے ہو معاوضہ، کیونکہ دنگے زیادہ تر جب تک پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تب تک نہیں ہوتا. لکھنؤ میں سنی شیعہ دنگا ہوتا ہے. سنی شیعہ دنگا ابھی اس دوران پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن ان کے اگینسٹ نہیں کچھ قدم اٹھاتا. ایڈمنسٹریشن ان کے اگینسٹ قدم نہیں اٹھاتا، کیونکہ وہ اس میں یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم دنگا کرائیں گے تو سنی ووٹ زیادہ ہے کہ شیعہ ووٹ زیادہ ہے، کہاں پہ ہم کو کس کا کیا فائدہ ملے گا. وہ اس کیلکولیشن کے ساتھ اس دنگے کو وہ یہ کرتا ہے. اگر یہ پہلے سے طے ہو جائے کہ دنگا اگر ہوگا تو جو دنگا جس رولنگ پارٹی میں ہوگا اس کو ہم ووٹ نہیں کریں گے. وہ ایڈمنسٹریشن کسی کا ایڈمنسٹریشن جانتا ہے کہ دنگا کون لوگ کرتے ہیں اور دنگے پہ کیسے قابو پایا جاتا ہے. اس اب کی بار محرم میں ایڈمنسٹریشن نے نہیں چاہا تو ہی دنگا نہیں ہوا، ورنہ ہم لوگ لاکھ کوشش کرتے ہو وہ چاہتا تو دنگا ہو جاتا. دوسری چیز آج کل مستقل آپ لوگ وقت کی پراپرٹیز کے بارے میں پڑھ رہے ہوں گے، جتنے دلی سے یہاں تک مظاہرے ہو رہے ہیں وہ سب وقت کو لے کے ہو رہے ہیں. مسئلہ بھی ہے وقت کا. سب سے زیادہ یہ ہے وقت کی زمینوں میں جو پیسے لیے جاتے ہیں اس کا کہیں لکھا پڑھی بھی ہوتی ہے، ہم سے 5 لاکھ روپے لے لیو، 5 روپے کی رسید کاٹ دیا دے دیا گیا. لیکن اگر یہ فکس ہو جائے کہ جو سرکل ریٹ ہے ڈی ایم کا اس سے کم پہ رینٹ پہ کرایہ پہ نہیں دیا جائے گا، تو کوئی آدمی جو بینکوں سے پیسہ لیتا ہے وہ شاید نہ لیا جائے اور ووٹ کی آمدنی بھی بڑھ جائے اور مزید اور جہاں جہاں کی وقت ہے اس کا ہو کہ یہ طے ہو جائے کہ سرکل ریٹ سے کم پہ وہ پراپرٹی کرائے پہ نہیں لی جائے گی. دوسری چیز ہے گورنمنٹ چاہے تو وقت کی پراپرٹیز خالی کرا سکتی ہے، لیکن کیونکہ گورنمنٹ نہیں چاہتی تو ہم لوگ بہت لانگ پروسیس سے گزرتے ہیں. یہ ہے تو یہ مطالبہ کیا گیا ہے وہ اسپیشل ڈرائیو اس کے لیے چلائے کہ گورنمنٹ کے وقت کی پراپرٹیز جو انتھرائز کسی کے قبضے میں ہیں وہ جلد سے جلد خالی کرائی جائے. یہ 4 باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے پاس ایک لیٹر بھیجا تھا اس میں لکھی تھی اپنی سمجھ کے لحاظ سے. بہت سی باتیں ہوں گی لیکن اتنے مطالبے ان سے کیے جائیں فوری طور سے کہ پہلے اسٹیپ پہ وہ مان لیے جائیں. اور یہ تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ یہ طے کر لیں کہ کیا مطالبہ ان سے کیا جائے اور اس مطالبے کو آج ریلیز کر دیا جائے آپ لوگوں کی طرف سے، اور یہ کہا جائے عوام کو بیدار کیا جائے کہ کوئی بھی مولوی سیاستدان جس کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے وہ مطالبہ عوام کا پہلے پیش کرے، ریٹن جس پہ وہ اپروول دیں کہ ہاں یہ ہم ماننے کو تیار ہیں. تو 2.5-3 سال اور ہیں، اتنے سال آزماتے آ رہے ہیں، 2.5-3 سال کی اور ان کو آزما لیں جس پارٹی کے ساتھ کیا جائے. اور اگر ان 3 سال میں وہ مطالبے نہیں پورے ہوتے تو اگلی بار یہ طے کر دیا جائے کہ اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا جائے، پھر کسی اور کو موقع دیا جائے گا. ابھی تک کسی سے بھی کبھی ایسا کوئی ریٹرن مطالبہ نہیں ہوا. مجھے نہیں معلوم کس کے پاس جب ان لوگ جاتے ہیں تو علماء حضرات سے بند کمرے میں کھلے کمرے میں کیا بات چیت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا وہ مطالبے کرتے ہیں. اب تو ہم لوگ روز چونکہ اخبار میں آ کے کبھی کبھی سوچتے ہیں کیوں اخبار نکالا، کم سے کم علماء کی جو امیج تھی وہ تو بنی ہوئی تھی، وہ بنی ہی رہتی. لیکن اب یہ روز پتہ چلتا ہے کہ روز وہاں جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں. روزہ افطار میں بھی انہیں کا روزہ افطار ہوتا ہے، کون سا روزہ کھولتے ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن فی الحال ایسا ہوتا رہتا ہے. تو آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، بہت بہت شکریہ. بہت وقت آپ نے نکالا ہے اس وقت میں. چاہتا ہوں کچھ ایسی تجویز آپ لوگ پیش کریں کہ کیا کیا جائے. خاص طور سے پروفیسر دیکشت صاحب کا میں شکریہ ادا کر دوں کہ یہ ایسے تو مسلم انٹلیکچوئل فورم کے نام سے یہ ہے، لیکن ان کو ہم لوگ مسلمانوں میں ہی شامل کرتے ہیں کیونکہ جتنا مسلمان کے لیے لڑا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ وہ مسلمانوں کے لیے لڑے ہیں، اس لیے ان کا شمار اسی میں ہے اور اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ سیکولر ہیں. اب میں چاہتا ہوں رضوان صاحب کو آگے کس کریں کہ علی رسائی صاحب کا شکریہ ادا کروں جو تشریف لے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ آگے یہ محترم انیس انصاری صاحب تشریف لے آئے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ آئیں. اس طرح سے جو خواتین کی نمائندگی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی حل ہو گیا، دونوں کا استقبال ہے. اور یہاں پہ کئی شخصیات بعد میں آئیں. ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی صاحب چپکے سے آ کے کنارے بیٹھ گئے، وہ سلطان ہیں تو ان کو چاہیے اسی حساب سے بیچ میں آ کے بیٹھے. وسیم حیدر صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سب کا استقبال ہے.
प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब के बारे में बता दिया, वक़ार रिजवी साहब ने कि उन्होंने जो काम किए हैं संजीदगी और मतानत के साथ में, वो काम तो मुसलमान भी आसानी से नहीं कर सके। उनका इस्तक़बाल है। इस हवाले से खालिद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और दीगर शख्सियात भी। तजावीज़ जो थी 4 अहम, वो सैयद वक़ार रिजवी साहब ने आपके सामने पेश कर दी, लेकिन ये तहरीर तौर पर मौजूद है मेरे सामने, तो मैं इसको एक बार पढ़ दूँ ताकि जहन बन जाए और उसी की गुफ्तगू हो। नंबर 1, जिहालत को क्राइम माना जाए। नंबर 2, क्लास 8 तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 3 लैंग्वेज फार्मूले के तहत उर्दू का होना लाजमी करार दिया जाए। इस मसले की गुफ्तगू पहले भी होती रही है, लेकिन चूँकि मसला है मैं लिहाजा बार बार इसको दोहराया जाए। तीसरे नंबर पर है कि जिसकी सरकार में फसाद हो उसको वोट हरगिज़ न दिया जाए। मसला वाकई अहम है, इसलिए कि फसाद का मसला तकरीबन हर हुकूमत के दौर में आया है। जिसने जितनी ज़्यादा हुकूमत की उसके ज़माने में उतना ही फसाद हुआ। अब ये दानिशवरों को तय करना है कि कैसे हम किसको वोट न दें और किसको वोट दें। कम अज़ कम लखनऊ की सतह तय हो जाए तो फ़र्द से अफराद और अफराद से माशरा, अगर यहाँ का मामला तय हो गया लखनऊ का, तो आगे मसाइल भी हल हो सकेंगे। चौथे और आखिरी तजवीज़ यह है कि वक़्फ़ की कोई जगह किराए पर चलती रेट से कम पर न दी जाए और वक़्फ़ पर से नाजायज़ कब्जा सरकार स्पेशल ड्राइव चलाकर फ़ौरन हटाए। ये मुतालबात हैं, इस पर आप लोगों की राय चाहिए। डॉक्टर हारून रशीद साहब तशरीफ़ ले आए और सबसे पहले मैं डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब को दावत देता हूँ कि वो इन 4 तजावीज़ पे कोई ठोस गुफ्तगू करें, जिस सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते थे तालों आगे बढ़े। मोहतरम डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफिल के पता नहीं आज का ये जलसा बहुत ही अहम मौजू पर बुलाया गया है, इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो उन्होंने 3-4 तजवीज़ें यहाँ रखी हैं। जो पहली तजवीज़ है उससे जो इंतफाक नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता जहालत को क्राइम मान लिया गया तो कम से कम मुसलमानों की पूरी आबादी जो है वो क्राइम क्रिमिनल्स में उसका शुमार हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जहालत अगर कहीं है तो वो हमारे पास है और वो माना भी नहीं जा सकता है। थोड़ा देखने में फर्क हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तालीम को हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसके लिए हमें और दूसरे तरीकों से मुहिम चलानी चाहिए, लोगों को बेदार करना चाहिए कि वो आए और तालीम की तरफ बढ़े। सरकारी सतह पे बहुत सारी स्कीमें मौजूद हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मुसलमानों के लिए भी बहुत सारी स्कीमें बनाई गई हैं, लेकिन वो भी सब कागज़ पे ही है। आपको मेरे ख्याल मुतालबा ये करना चाहिए, पहली चीज़ तो आपको ये देखना चाहिए कि आज जो इलेक्शन है वो हुकूमती मतलब मुल्की सतह का इलेक्शन है। यहाँ पे जो मुतालबा आप रखें वो इस तरह का मुतालबा होना चाहिए कि हमारी जो हुकूमत हिंद है वो क्या कर सकती है। सूबाई मुतालबे अलग होते हैं और हुकूमत हिंद के जो मुतालबे हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जब हम मुल्की सतह पे कोई गुफ्तगू करेंगे तो हमारे बहुत सारे मसले हैं। हमारे पास एजुकेशन का मसला, हमारे पास जो माइनॉरिटी के नाम पे पैसा दिया जाता है, जिसको लोग जैसे ही दिया जाता है कि 7,000 करोड़ रुपए हमको दिए गए, ये माइनॉरिटी वेलफेयर का फंड है। दूसरों ने कहा कि ये तुष्टीकरण हो रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे इतना पैसा दिया जा रहा है। हकीकत ये है कि वो पैसा हम तक नहीं पहुंचता। मैं प्लानिंग कमीशन में 11 प्लान में मेंबर हुआ तो देखा कि पहले प्लान से लेकर और 10वें प्लान तक जो पैसा वापस गया है वो सिर्फ वो पैसा है जो माइनॉरिटी के नाम पे सरकार ने दिया हमको। तो सरकार की नीयत उसमें बिल्कुल ठीक नहीं है। और हमारे मामले में तो एक ही पूरे मुल्क में एक ऐसा इशू है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पे सबको इत्तेफाक है। 99% लोग उससे इत्तेफाक करते हैं कि हमारा इस्तेहसाल कैसा है। इसलिए मैंने एक बड़े अदारे में बैठ के ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। माइनॉरिटी से मुताल्लिक़ जितनी एजुकेशन की स्कीमें चली हैं, तो प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा माइनॉरिटी की एजुकेशन की चेयरपर्सन थी कमेटी की, उन्होंने खुद देखा है कि उसमें नीयत हमारी सरकार की साफ नहीं है। सरकार देश में 2 ही पार्टियों में किसी की लीड करके बनेगी, चाहे
कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने या थर्ड फ्रंट की भी अब जैसे बात चल रही है कि बन सकती है। सूबाई सतह पे हमारे मुतालबे अलग हैं और हुकूमत हिंद के सतह पे हमारे मुतालबे अलग होने चाहिए। आज हमको ये गौर करना चाहिए कि हमने जो पिछली सरकार को जिसको वोट दिया उसने उन बातों को जिसका ऐलान किया था अपने मंशूर में, अपने दस्तूर में, उसे लागू किया कि नहीं किया। उसके लिए आपको एक पैनल बनाना चाहिए। अगर इलेक्शन की गुफ्तगू कर रहे हैं, इलेक्शन की गुफ्तगू इस तरह से मेरे ख्याल अवामी सतह पे नहीं होनी चाहिए। आपको उस पर एनालाइज करना चाहिए कि हमने जो अगली सरकार को वोट दिया उस सरकार ने हमारे किन मुतालबों को पूरा किया और हमें उसके मुताबिक जो उसने हमारे पूरे नहीं किए, अब हमें आगे का क्या लाइन नजरिया करना चाहिए। अगर आज से आप शुरू कर रहे हैं तो आज भी आपके पास अभी वक्त है। आपको एक कमेटी बनाना चाहिए और कमेटी बना के पूरे मुल्क के सतह पे जो मसाइल हैं हमारे, उसको आप इल्जा करें। 4 मसले से नहीं, इस पे कोई भी पार्टी हाँ कर देगी आपसे और हम इस बुनियाद पे उसको वोट दे दें, मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ होगा। इसलिए मुल्क में बड़ा मसला टेररिज्म का है, मुल्क में बड़ा मसला एजुकेशन का है, मुल्क में बड़ा मसला हमारे वेलफेयर का है, मुल्क में बड़ा मसला मदरसा सेंट्रल बोर्ड का है, मुल्क में बड़ा मसला जितनी स्टेट ने अपने बोर्ड बना रखे हैं उसका है, मुल्क में बड़ा मसला कि जो माइनॉरिटी कमीशन बने हैं, जो माइनॉरिटियों से मुतालिक कमीशन बने हैं उसका क्या होगा। मतलब ये बड़े मसले हैं और इसके लिए आपको एक पैनल बनाना चाहिए मेरे राय में, और उस पैनल के साथ पहले डिस्कस करना चाहिए, एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं, आप मौलवियों की तरह या नेताओं की तरह गुफ्तगू मुझे नहीं करना चाहिए। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम इश्यूज को इकट्ठा करें और चाहे 2 दिन और लग जाए, लेकिन 2 दिन के बाद हम तमाम मसाइल पे एक जिम्मेदारी वाली बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा उसके नताइज फल होना है। बहुत बड़ा मसला इस वक्त रईस अंसारी साहब यहाँ बैठे, आर्टिकल 341 और 342 का है, आर्टिकल 16A और 15A का है। तो ये हमारा मसला, पूरे देश में इसकी आवाज़ गूंज रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे ये मुताबिक पूरे होंगे तो हम सरकार के साथ जाएंगे। तो आपको हमारा जो मुस्लिम बड़े मेजॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में पिछली सरकार ने वादा किया था कि उसमें रिजर्वेशन होगा, नहीं किया। पिछली सरकार ने वादा किया था कि 200 उर्दू मीडियम स्कूल खोलेंगे, नहीं खुले। पिछली सरकार ने वादा किया था, प्लानिंग कमीशन से पास होकर गया था कि अक़लियती यूनिवर्सिटी बनेगी, नहीं बनी। जो अक़लियती यूनिवर्सिटी जिसको किरदार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसलिए आप इस पर गौर करें। आने वाला दिन कल से बहुत जिम्मेदारी मांग रहा है, इसलिए मेरी आपसे एक दरख्वास्त यही है कि आप अलग एक पैनल बनाइए, उसको डिस्कस करके तब आप आवाम में कोई चीज़ दीजिए कि हमने ये दिया। ये 4 मेरे ख्याल मुताबिक आपके इस बुनियाद पर सिर्फ बोल देना, मेरी राय ये बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी साहब ने आगाह किया कि हुकूमतें जो आमतौर से वादे करती हैं उनको पूरा नहीं करती, लेकिन वादे पूरे हों इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह की मीटिंगें और इजलास होते रहें। अब मैं दूसरे मुकाबले के तौर पर मोहतरमा साबरा हबीब साहबा को दावत देता हूँ। मोहतरमा साबरा हबीब साहबा की शख्सियत जो है वो ऐसी है कि उनकी तारीफ़ करना या इस महफिल में सिर्फ तारीफ़ करना ये मसले का हल नहीं है, बल्कि एक मसले का हल पेश किया जाए, उसके लिए एक मोहतरम नाम मोहतरमा साबरा हबीब का हमारे सामने नुमाइंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन क्या ही कहूँ, ख़वातीन के नाम पे सिर्फ 2 नज़र आ रही, फिर भी 3 नज़र आ रही। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सैयद वक़ार रिज़वी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो वाकई मर्द आहंग हैं, अपनी कोशिशों से हर चीज़ के लिए इस कदर जुट के काम करते हैं कि हम लोगों को जुड़ते हुए इस काम से बहुत ही अच्छा लगता है। जब शिया सुन्नी फसाद के लिए उन्होंने इतनी कोशिशें की, हालांकि सरकार ने सपोर्ट किया, लेकिन हम सब ने मिलकर जब उनकी मदद की तो हम लोग कामयाब हुए। RTI भी है, RTE भी है, दोनों ही हैं। ये वाकई मैं भी इससे मुझे भी इत्तेफाक नहीं है कि ये जहालत को एक जुर्म समझा जाए। हालांकि इसको अगर थोड़ी सी तब्दीली की जाए तो जहालत को गुनाह समझा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि गुनाह कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं।
लेकिन इससे ये मसला हल नहीं होगा। वक्त हमारे पास बहुत कम है, जहालत जितनी है, जितने जाहिल लोग हैं हम उनको तालीम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आने वाले मुस्तक़बिल के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपके सामने 2 मिसालें रखूँगी कि हमारे लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हमको मालूम ही नहीं है कि हमको क्या ले सकते हैं, हमको क्या मिलना है। कुछ खुले हुए मुद्दे हैं कि हाँ मदरसों की मदद की जाए, उर्दू को नाफिज किया जाए, और 3 जैसा कि इसमें लिखा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये सब खुली खुली बातें हैं। लेकिन जो जड़ से शुरू होती हैं, जो जड़ में तेज़ाब डाला जाता है जिससे हमारी जड़ें कमज़ोर होती हैं, उसके लिए मैं आपको 2 मिसालें दूँगी। एक तो परसों की एक मिसाल है कि एक सर्वे हो रहा था कि कौन कौन सा अखबार पढ़ा जाता है, कौन सा नहीं। मेरे पास आई एक लड़की, मुझसे पूछने लगी, मैंने अखबार के नाम बताए, अंग्रेज़ी के 2 और उर्दू के 2। फिर उसने पूछा क्या नाम है, क्या करती है, सब। उसके बाद उससे कहा कि आप दस्तखत कर दीजिए इसको। तो मैंने दस्तखत करने से पहले उस पर एक नज़र डाली। तो मैंने ख़ास तौर से उर्दू के अखबार का के अवधनामा और सारा का नाम लिखा। उसमें कुछ नहीं उसने लिखा, उसमें सिर्फ लिखा हिंदी के अखबार के आगे टिक लगाई और अंग्रेज़ी के अखबार के आगे टिक लगाई, और उसमें सबसे लिख दिया कि संतुष्ट संतुष्ट संतुष्ट। मैंने कहा मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ शिकायतें हुई है तो मैं दर्ज करना चाहती हूँ। वो मैडम हमने सोचा आप पढ़ती हैं। मैंने कहा तो ये अवेयरनेस एक मिसाल ये है कि मैंने उसको डांटा, मैंने उर्दू अखबार के नाम लिखवाए कि वाकई उर्दू के अखबार पढ़े जाते हैं सर्कुलर में। दूसरी एक मिसाल दूँगी कि करीब 6 महीने पहले की बात है, सर्वे हो रहा था उर्दू के लिए, कौन कौन उर्दू के जानने वाले, किन किन की मादरी ज़बान उर्दू है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में पीछे चपरासी वगैरह रहते थे, जाहिर है। अब देखिए तरीका देखिए, उनसे पूछा जा रहा है तुम्हारी कौन सी मादरी ज़बान, ये कहा होता है साहब कौन सी ज़बान बोलते हो, कौन सी ज़बान कहेंगे, तेलुगु बोलते हो, तमिल बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो कि हिंदी बोलते हो। अब उसको ना तेलुगु पता है, ना तमिल पता है, ना कन्नड़ पता है, सिर्फ हिंदी पता है। उर्दू का नाम नहीं लिया गया। मैं उधर से निकल रही थी, मैंने कहा आप ये क्या लिख रहे हैं, ये उर्दू पढ़े हुए हैं, थोड़ी बहुत चपरासी हैं लेकिन उर्दू पढ़े। करेंगे मैडम हमारे खाने में उर्दू का नाम नहीं है इसलिए हम नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। ये जो 3 मुद्दे उठाए गए हैं, देखिए सियासत करना एक बात है, सियासत में पढ़ना एक बात है, और सियासी लोगों को सपोर्ट करना एक बात है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा मसला उठ गया है, तो जाएं तो किधर जाएं, एक तरफ खाई एक तरफ गड्ढा, मगर उसके बीच में हमें रास्ता निकालना है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इत्तेहाद की। एक दिन में हम BA MA नहीं हो सकते, लेकिन हम इस तरह की न सिर्फ तकारीर बल्कि इस तरह की महफिलें करके, इस तरह जमा होके कम से कम ये बात तो है कि भाई हमें किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना और क्यों करना है। और फिर दूसरे जो भी कहा गया कि हम जिस सरकार में फसादात होंगे तो वो उसको हम दूसरी बार पावर में नहीं लाएंगे, मगर वो सरकार 2-3 साल में तो इतना नुकसान कर चुकी होगी जिसकी भरपाई 30 साल भी नहीं हो पाएगी। आपके सामने मिसाल है, 13 दिन का एक प्राइम मिनिस्टर बने थे, शारिफ साहब ने बताया उन्होंने कितने लोगों को 13 दिन में 3 लाख लोगों को, अपने लोगों को फौज और पुलिस में भर्ती कर दिया था। तो हमको ये सोच कर नहीं चलना है, बल्कि हमको अभी से टू निप इन द बड कहलाता है, अभी से यही कोशिश करना है कि हम पार्टी के साथ न सोचें, ना हम ये सोचें कि हमारे उल्मा, हमारे दानिश्वर, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले क्या कहें, बल्कि हमें सबसे ज़्यादा औरतों का मसला है। फसादात होते हैं, औरतें और बच्चे सफ़र करते हैं, कोई भी बात होती है, शिया सुन्नी राइट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा औरतें सफ़र करती हैं। तो इन मुद्दों को हमें सोचना है कि इन मुद्दों को लेकर देखिए वादे तो सब कर लेंगे, अभी आप कहिए ये करोगे हाँ करेंगे, ये करोगे हाँ करेंगे, ऐसा करोगे हाँ करेंगे, लेकिन हमको उसकी ऑथेंटिटी पर सोचना है, देखना है। उस इंसान के बारे में मीडिया बहुत अच्छा एक तरह से काम कर रहा है कि बराबर से उनके बारे में लिखा जा रहा है कि कौन क्या है कैसा। तो हमको इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमको लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, हमको ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप अकेले का फ़ायदा होता है तो ये आपका फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे मुद्दे उठाइए इस तरह से, और उसमें इत्तेहाद यकजहती बहुत ज़्यादा। मैं तो इस बात पर जोर देती हूँ कि आप मिलकर तय करें कि किससे इन जनरल हमारी कौम का, हमारे जो मुद्दे हैं उनका फ़ायदा होगा। और तालीम तो वाकई उसको मैं तो समझती हूँ कि जहालत को
क्राइम नहीं, गुनाह समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मुबारकबाद देती हूँ। काश ये सिलसिला बहुत पहले शुरू हो गया होता तो आज थोड़ा बहुत हमारे अंदर फैसला करने की ताकत आ गई होगी। खुदा हाफ़िज़। बहुत खूब मोहतरमा साबरा हबीब साहिबा, जहालत को क्राइम नहीं बल्कि गुनाह समझना चाहिए, लेकिन जहालत ज़रूर हमारी मुजरिमाना गफलत के सबब ही पनप रही है। इसको भी ज़हनों में रखना चाहिए और जहालत को ख़त्म करने के लिए हर सतह पे कोशिश की जाना चाहिए। अब इस सिलसिले में तीसरे मुक़ाबिल के तौर पर मोहतरम फैयाज़ रिफ़त साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो माइक पे आएँ। उससे पहले वक़ारुद्दीन साहब आप शुरू करें। मैं जिसलिए आप लोगों को मेहनत दिया है वो अर्ज कर दूँ। असलियत में बहुत बड़े बड़े सेमिनार और बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम मैंने कभी कराए नहीं। बहुत सी प्रॉब्लम है मुसलमानों की, वो भी मैंने तस्वीरों में सुनी है, लेकिन कई सालों से जब से होश संभाला है सुनता आ रहा हूँ। बहुत से सेमिनार होते हैं, उसमें कहा जाता है, लेकिन आज 20 साल बाद भी वही सुना। अब आज इस पे बहस कर लीजिए कि क्या चीज़, अभी इलेक्शन है, वोट देना है, मुसलमान क्या डिमांड उनके सामने रखे और किस पे वोट दिए। ठीक है, वो तो धोखा करेंगे, अब तक करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के हमने ऐसा कोई मुकाबला उनके सामने रिटर्न में करीब नहीं लिया और इसको तय करें वो ये जाने कि अगली बार कोई धोखा आपको किसी बिना पे वो नहीं दे सकते। हमने इसमें बहुत सी चीज़ें जो लिखी हैं ये पॉसिबल नहीं होंगी, ये पहले भी मैंने कह दिया, लेकिन वो क्यों लिखी वो उसको मैं बता दूँ, उसको हमने क्या सोचा और फिर आप उस पर ये बताइए कि ये चीज़ इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकती, इसकी जगह ये होना चाहिए। जैसे मैंने ये लिखा जहालत को क्राइम माना जाए। आज जो चाइल्ड मैरिज का कानून है उसमें ये होता है, तो वो अभी भी बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे कहीं काम कर रहे हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस पर कि वो कानूनी गुनाह है। गुनाह नहीं, क्राइम है। गुनाह का तो जो मैंने कहा वो मौलाना वो अख्तियार है, वो ये कहते हैं इसमें गुनाह है, सवाब ही, तो हम लोग ये अख्तियारी नहीं कि हमारे पास हम किसमें कहें गुनाह था, जिसमें वो चाहते हैं सवाब है, जिसमें वो चाहते हैं गुनाह है, इसलिए ये हम लोग उसमें क्या है, वो क्राइम किसलिए मैं लेकिन वो तो बहुत सी चीजें गुनाह, वो इतिहाद को भी गुनाह कहते हैं, वो इतिहाद को भी गुनाह कहते हैं झगड़ा करना सवाब है और जो झगड़े में मर जाएगा वो सीधे शहीद होगा। हम ये कहते हैं कि फिर आप ही ये शहादत का जाम लीजिए, दूसरों को ना दीजिए, बस इतना है जो ये कहते हैं नजरिया है, आप शहीद हो जाइए और दूसरों को ना शहीद किए, क्योंकि उनका नजरिया नहीं है, वो सीधे जन्नत में जाएंगे। ऐसे ही इसका ये है। तो जो हमने ये लिखा इसको क्राइम माना जाए, इसका मतलब ये था कि हम किसी को पाबंद कर सके किसी तरकीब से। आज जो बच्चे हैं ऐसा नहीं है वो पढ़ा नहीं सकते, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, उनका जवाब ये होता है कि भाई मेरा लड़का, मेरे घर का मामला है, क्या मतलब ये लड़का है, मैंने यहाँ बैठा दिया, टेबल ये आता है 50 रुपये रोज लेके आता, तुम कह रहे हो 50 रुपये, स्कूल में जाए तो 100 रुपये महीने का खर्चा बढ़ा रहे हो, आप उसके अगेंस्ट कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो क्राइम में हो तो आप उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। अब वो जिम्मेदारी ये है कि स्कूल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, पढ़ाते हैं, कर्मचारी साहब ने एक स्कूल खोला, सेकंड शिफ्ट में करीब 1800 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ऐसे बहुत से लोग होंगे। तो ये उस नज़र से मैंने लिखा कि सारी प्रॉब्लम की जड़ एजुकेशन ना होना, वो हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया ये पॉलिटिशियनों को बहकाना, ये सब उस पर है। दूसरी चीज़, इससे पहले आप सब लोग आ चुके हैं, एक मीटिंग इस पर हो चुकी है, 3 लैंग्वेज फार्मूले के तहत उर्दू का लाजमी होना। पिछली मीटिंग में जब ये हुई थी और वो अखबार में खबरें छपी, तो मेरी बेटी लोवेटो में पढ़ती है, उसने जाके अपने टीचर से पूछा कि मैडम ये 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि इसके अगर ये है और इसमें ये ज़बान पढ़ाई जाती है संस्कृत होती है। तो उन्होंने कहा खाली आप संस्कृत पढ़ाती हैं, उर्दू क्यों नहीं? मैंने कहा तुम पहली हो, तुमने कहा किसी ने कहा ही। तो ये चीज़ अगर इसके लिए लाजमी करा दिया जाए तो गवर्नमेंट को इस पे बहस कीजिए, मानने में कबाहत क्या, परेशानी क्या है, टेक्निकल मजबूरी क्या है। आज अगर ये हो जाए तो जितने उर्दू पढ़े हैं सबको आज ही रोजगार मिल जाएगा। और जो लोग उर्दू के रोया करते हैं बहुत से सेमिनार में, वो 10 साल बाद उर्दू का रोना नहीं रोएंगे, क्योंकि आप जब ये छूट देंगे, अगर ये नमाज में भी छूट होती कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, तो नमाज कोई ना पढ़ता, सुबह के वक्त पे उठ के आगे ना पढ़ता, लेकिन अल्लाह ने लाजिम कर दिया, फर्ज कर दिया,
वाजिब कर दिया कि पढ़नी जरूरी है तो कोई पढ़ लेता है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूले में अगर ये कंपलसरी हो जाए कि आपको संस्कृत और उर्दू में से एक जबान पढ़नी है, हम उर्दू के लिए कह नहीं रहे हैं, आप मादरी जबान कंपलसरी करा दें। प्रोफेसर दीक्षित साहब भी बैठे हुए हैं, हर स्कूल में ये हो अपनी चॉइस से जो जबान पढ़ना चाहे। मैंने पिछली बार भी कहा था आज़ाद हिंदुस्तान में हमको इस बात की आज़ादी अभी नहीं मिली कि हम जबान अपनी मर्जी से पढ़ लें। जो स्कूल जबरदस्ती पढ़ाए वो पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमको स्कूल में पढ़ना है। तो ये मुतालबा अगर गवर्नमेंट से किया जाए तो आज इसको मानने में गवर्नमेंट के पास टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है ये अनिल अंसारी साहब बताएंगे, क्योंकि बहुत ही गवर्नमेंट ऐसा रहे। अगर ये मान लिया जाए तो जितने उर्दू वालों को हैं सब उर्दू रोजगार से जुड़ जाएगी और हमारे बच्चे उर्दू बोल लेंगे। सबसे ज़्यादा मुस्लिम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्त की प्रॉपर्टीज़, उनको गवर्नमेंटें और गैर मुस्लिम वो सब भी बेच रहे हैं, हमारे मुतवल्ली बेच रहे हैं। वो बेचते कैसे हैं? उन्होंने हमसे दिया और हमसे कहा 2 लाख रुपए तुमको दे दो, 5 रुपए की रसीद काटे देते हैं। अली अंसारी साहब बताएं अगर डीएम सर्किल रेट ये फिक्स हो जाए कि वक्त की प्रॉपर्टी डीएम सर्किल रेट से कम पे किराए पे नहीं दी जा सकती, इसमें क्या खराब है? गवर्नमेंट को मानने में इसमें क्या है? इसके लिए कोई डेलीगेशन, कोई सेमिनार, कोई और कहीं से नहीं करना है। आप ये कहिए कि ये मानने में क्या प्रॉब्लम है? रूलिंग पार्टी है, आप ये जहाँ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके स्कूल आते हैं वो वहाँ कंपलसरी कर दें, ये माने ये कंपलसरी कर दें। ये पहले दिन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर किसी तरीके का हो नहीं। बहुत सब लोग हम लोग चिल्लाते हैं वक्त की प्रॉपर्टीज पे अनऑथराइज्ड कब्जे हैं, वो कब्जे हम लोग मुकम्मल रखते हैं ये है, लेकिन क्योंकि कई डिस्ट्रिक्ट के डीएम रहे हैं अंसारी साहब ये बता देंगे अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो फौरन खाली हो जाएगी। तो उनसे ये कहें कि स्पेशल ड्राइव चलाएं, इसके लिए ये मुतालबा है उनसे कि स्पेशल ड्राइव चलाएं, जो वक्त की प्रॉपर्टी अनऑथराइज्ड कब्जे में है उसको खाली करा दें। इसके लिए उनके 2.5 या 3 साल का वक़्फ़ा है कि इतने साल 65 साल बेवकूफ़ बने हैं, 3 साल और बनेंगे। 3 साल बाद अगर इसमें से मुतालबा जो फौरी तौर से मान लिया जाना है नहीं पूरा होगा तो हम अगली बार इसको तो वोट नहीं देंगे। फिर हम अगली सेक्युलर में से जो 3-4 पार्टियां और बनती हैं सेक्युलर के खिलाफ, फिर हम उसमें से किसी को चुनेंगे, उसको मौका देंगे। नहीं वो भी ऐसा होगा, लेकिन गवर्नमेंट में अगर ये डर पैदा हो कि हम अगली बार ये कम्युनिटी हमको वोट नहीं करेगी तो क्योंकि अभी ये इसका जवाब तो 3 साल बाद देंगे, तो ऐसा नहीं है आपकी बात, क्योंकि इसको मान लेने में उसके लिए कोई प्रॉब्लम भी बहुत नहीं है, लेकिन आपके लिए फायदे हैं। बात कही है, लेकिन यहाँ पे बहुत गवर्नमेंट लोग बैठे थे, मैं बिल्कुल किसी चीज़ की वजाहत नहीं करना चाह रहा था। आपकी 2 डिमांडें हैं अभी अंसारी साहब का, मैं उससे पहले इसलिए आया कि वो बोलेंगे तो मैं सिर्फ एक बात का मैं वजाहत कर दूँ कि आपकी जो 3 लैंग्वेज असेंबली प्रपोजल जो है जो स्टेट लेवल पे होगा, आज से एक का है, मैंने उसकी वजाहत की। हमारे देश में अपने आप आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो स्टेट लेवल पे नहीं आता, वो नहीं कर सकते उसको, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि वक्फ एक्ट अपने यहाँ बना हुआ है जिसमें रेंट कंट्रोल एक्ट से वो एग्जेम्प्ट हो चुका है। अब जो मुतवल्लियान है ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस रेट पे देना चाहते हैं। देखिए मुतवल्लियान बेचेंगे, सुन्नी शिया झगड़ा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम जब गवर्नमेंट से मुतालबा किसी रूलिंग पार्टी से मुतालबा करने जा रहे हैं ना किसी तरह उससे कहेंगे आप न होने दीजिए, ये फसाद करने के लिए हम दोनों में से लोग हैं और उनको पैसे मिलते हैं, वो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? जब वो आइडेंटिफाई है तो एडमिनिस्ट्रेशन उन पे नकेल कसे, उनको रोके कि ना होने दें। तो हमारे सारे मुताबिक जिसमें आपने कहा कि सर्किल रेट से होना चाहिए, वक्फ एक्ट के तहत रेट कंट्रोल से बिल्डिंग बाहर हो गई। अब जो मुतवल्ली है उसको काम है कि वो रेट तय करेगा कि किस रेट पे देगा, तो सरकार का उसको कानून बना दिया गया, सरकार सेंट्रल का वक्फ एक्ट अलग है और स्टेट का वक्फ एक्ट अलग है। अगर हम स्टेट के पार्टी के साथ जाएं तो स्टेट से मुतालबा हो, वो जो अपने लिए वो करेगा। अगर हम सेंट्रल में जो सरकार बनाती है उसके साथ जाते हैं तो वो जो कर सकती है वो करेगी। मतलब कहने का मतलब है आप इसमें और कोई मुतालबा इसमें जोड़ दें, लेकिन अब इसके लिए अगली बैठक के लिए हम आप लोगों को कहा, आप लोग हम तो बुला लेंगे, लेकिन ये है कि आप लोग अपने मजबूत टाइम में से कहाँ आएंगे। इसलिए चाहते हैं कुछ ऐसा हो जो आज ये रिलीज हो जाए इस पॉइंट पे कि ये डिमांड उनसे की जाए और इसी पे उनको वोट देने का कहा जाए कि आप इसको तहरीरी अगर अप्रूवल देते हैं तो आपको वोट दिया जाएगा
और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो 3 साल तक बेवकूफ़ बना दिया, अगली बार आपको नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। साहब आपसे माजरत कर रहे हो, साहब कई बार जाने के लिए कह रहे हैं, आपको हमारे सरपरस्त हैं अवधनामा के, आजकल अवधनामा को लीड मैं चालू भी करवा दूँ, फैयाद रेफर साहब कर रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत चीज़ें इसलिए कही कि अंसारी साहब इसका जवाब दे सकते हैं, वो पॉइंट बताइएगा जो यहाँ मुकाबले में जाएंगे आज ही। शुक्रिया मोहतरम जनाब सर, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है स्कूल में पार्लियामेंट का, ये मेरी नाफिस राय में इमरजेंसी के बाद के इलेक्शन के बाद सबसे अहम इलेक्शन। इस इलेक्शन से ये तय होगा कि स्कूल की जो बुनियादें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो हिलेंगी या उनको इसका काम मिलेगा। स्कूल पे जमहूरियत में जो खराबियाँ आई हैं उस पर एक 2 मिनट नज़र डालना जरूरी है। हुआ ये है कि तकरीबन 10 से 15% आबादी मुल्क की उसने पिछले 60 से ज़्यादा सालों में ये किया है कि 85% आबादी को महरूम रखा है सियासत में, तालीम में और कैपिटल में। जो इकोनॉमिक पावर है, एजुकेशन पावर है, पॉलिटिकल पावर है, ये जो क्लीन होती है किसी सोसाइटी को आगे बढ़ने की, इन तीनों के 10 से 15% से ज़्यादा बड़ी आबादी का कोई हिस्सा नहीं है। ये 15% कौन लोग? इनमें सबसे नुमाया लोग हैं कैपिटलिस्ट क्लास, थोड़े से लोग हैं मुश्किल से 10 हजार जो पूरे हिंदुस्तान की दौलत का 60-70% अपने पास रखते हैं और बाकी सब शुरू। ये कौन लोग हैं? ये शहर के रहने वाले लोग हैं जो 30% से ज़्यादा नहीं है और 70% आबादी को महरूम करते हैं। ये मर्द हैं जो 49% औरतों के हकूक़ को नज़रअंदाज करते हैं। ये आला ज़ातों के लोग हैं जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में और दूसरे मज़ाहिब में पसमानदा और दलित तबक़ात के हकूक़ को लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं और गरीब तबक़ात को दबाते हैं। तो चूँकि 15% आबादी से गवर्नमेंट नहीं बन सकती, न गवर्नमेंट चलाई जा सकती है डेमोक्रेसी में, तो इनको ऐसी चीज़ें लानी पड़ती हैं जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस असल कंसंट्रेशन ऑफ पावर इशू को बैकग्राउंड में ले जाने में आसानी है। तो कम्युनल का इशू खड़ा हो जाता है, हिंदुओं मुसलमानों का अगर लड़ा दिया जाए तो असली जो इशू है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का, कंसंट्रेशन ऑफ पावर का, वो बैकग्राउंड में चला जात बिरादरी के मसले उठाए जाते हैं इसी वजह से, भाषाओं के मसले इसी वजह से उठाए जाते हैं, महाराष्ट्र में, उनके इलाकों में, साउथ इंडिया में, बंगाल में, ये सारे इशू जो शुरुआत में है जिनका सब्सटेंस से कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं, वो फोरफ्रंट में आ जाता है। उसकी वजह से कसीर आबादी मुल्क की 80%, 85% उसको कई तरीके से अपने हुकूक से, बुनियादी हुकूक तक से महरूम होना पड़ता है। अगर इस सूरत हाल को बदलना है और इस इलेक्शन में कोई भी असर डालना है तो हमें ये चीज़ पहचाननी पड़ेगी कि जो लोग इस तमाशे को खड़ा कर रहे हैं उनको शिकस्त दी है। सिर्फ एक शख्स को सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, उसकी पार्टी को नहीं, उसके तबके को नहीं, उसके एक शख्स को सबसे ज़्यादा बाख्तियार बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खाली सिलेक्शन में हो रहा है। 10,000 करोड़, मेरी आपकी तो हैसियत मिलकर भी नहीं 10,000 करोड़ का हम सारी दुनिया कमा सकते और वहाँ पर खर्च हो रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कोने कोने मुफ्त में ज़मीनें दी, जिन्होंने पेट्रोलियम के प्रोडक्ट सस्ते में कमाए, जिन्होंने कोयले की दौलत मुफ्त में कमाई। यही 4-5 घराने हैं जो चाह रहे हैं कि एक शख्स बहुत पावरफुल है। हमें इस इलेक्शन में बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ये इलेक्शन इमरजेंसी के बाद सबसे अहम इलेक्शन, सीधी लड़ाई जमहूरी और फासिल ताकतों के बीच में। अब ये वक्त नहीं रह गया है कि हम लोग अपने छोटे मसाइल को बुनियाद बनाकर इलेक्शन की वोटिंग के पैटर्न को हम तय करें। हमें ये तय करना पड़ेगा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में समझदार और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी कम्युनिटी सर जोड़ के बैठे तय करें कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कैंडिडेट जो फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को हराने में सबसे है। तो कोशिश होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट सबके पावरफुल हो उसको सब लोग वोट दें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान।
تاکہ فاسسٹ اور کمیونل فورسز کو ایک کراری شکست سلیکشن مل جائے. اس کے بعد شاید 20-25 سال تک سے وہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ کچھ کر سکیں. ایسے ہوگا کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں کچھ سمجھدار لوگوں کو جیسے یہاں پہ کہتے ہیں بیٹھنا پڑے گا اور بہت کم وقت لگ جائے, لیکن ابھی بھی طے کیا جانا چاہیے کہ کس کانسٹیٹوئنسی میں سب سے زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ کمیونل فورسز خلاف کون ہے. لکھنؤ میں آپ جانتے ہیں کون کینڈیڈیٹ نمبر 2 پر آ سکتا ہے, آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے اگر وضاحت پہ جانا چاہتے ہیں میں وضاحت دے سکتا ہوں. جی میں بتا رہا ہوں, میری سمجھ یہ ہے کہ ریتا بھوگنا جی کی نمبر 2 پوزیشن ہے. ریتا بھوگنا جی کے فیکٹرز کئی ہیں. 1.5 لاکھ ووٹ یہاں پر پہاڑی لوگوں کا, جس میں 1,20,000 پنڈت ہے اور 40,000 قریب ٹھاکر ہیں. 160 کے قریب پہاڑی پنڈت ہیں. زیادہ تر میدان کے کینڈیڈیٹ مقابلے میں پہاڑی کینڈیڈیٹ کو ریتا جی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. یہاں پر تقریباً 3-4 لاکھ برہمن ووٹ. برہمن اس وقت ناراض ہیں ٹھاکروں سے کہ انہوں نے بی جے پی میں رہ کر بھی برہمن انٹرسٹ کو نظر انداز کیا. تو موسٹ پرابلی بی جے پی کے جو برہمن ہندو ہیں وہ اس وقت لکھنؤ کی کانسٹیٹوئنسی میں ٹھاکر صاحب کو کم ووٹ دیں گے. برہمن ووٹ, پہاڑی ووٹ اور مسلمان 4 لاکھ پلس ہیں, 4-5 لاکھ کے قریب اگر یہ مل جاتے ہیں تو بڑی آسانی سے آپ ریتا جی کو جتا سکتے ہیں. میرا کانگریس پارٹی سے یا کسی پارٹی سے کوئی ایسا فیگے والا رشتہ نہیں ہے. میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ ملک ان ساری پارٹیوں سے بڑا ہے. اگر اس وقت ملک کو بچانا ہے جی تو ہر کانسٹیٹوئنسی میں دیکھیے ایک فارمولا سب جگہ نہیں لاؤں. آپ اناؤ جائیں گے, اناؤ میں کانگریس کے کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ مضبوط ہے. کانپور جائیں گے تو کانگریس کے کینڈیڈیٹ زیادہ مضبوط ہے. لیکن دوسری کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے جی فتح پور میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بہوجن سماج پارٹی مضبوط ہے. تو یہ آپ کے وہاں کے علاقے کے سمجھدار لوگوں کو بٹھانا ہوگا, ان سے اپیل کرنی ہوگی کہ بھائی اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے مومن انصار سبھا, اس نے یہ کیا کہ سارے ضلعوں کے اپنی یونٹ کو کہا آپ بیٹھ کے طے کریے کہ کمیونل فورسز اگینسٹ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ کون ہے. انہوں نے ایک مطالبے کی لسٹ رکھی اور کہا کہ ان سے ایک اعلان کرائیے کہ وہ اس کو معلوم کریں. انہوں نے زیادہ تر جگہوں کا اعلان کر دیا اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے ریتا جی کو کی مدد کی. میرا میں کہہ رہا ہوں یہ وقت پارٹی دیکھنے کا نہیں ہے. یہ وقت یہ دیکھنے کا نہیں کون ہندو ہے, کون مسلمان, کون بڑی ذات کا ہے, کون چھوٹی ذات کا ہے, کون پہاڑی, کون غیر پہاڑی. آپ اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریے جو آپ کی نظر میں کمیونل فورسز اگینسٹ سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہے. اگر ایسا کریں گے تو اسٹریٹجیکلی آپ بہت جگہوں پر ان کو ادھر ادھر کرنے میں کامیاب ہوں گے. آپ کے جو مطالبے ہیں وہ بالکل جائز ہیں. رائٹ ٹو ایجوکیشن میں پہلے ہی سے یہ کرائم ہے کہ اگر 6 سال سے 14 سال کا بچہ اگر اسکول میں نہیں جا رہا تو ان کے والدین کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اب آپ کو کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے, پہلے سے ہے اس کو آپ انفورس خالی کرا سکتے ہیں. آپ کے اوقات کو بالکل جائز مانگے کہ کم سے کم سرٹیفکیٹ سے کم نہ دو, چاہے متولی ہو یا کوئی اور نہ دو, ساری مانگے آپ چیز لیں. فارمولا کانسٹیٹیوشن لائٹ, کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو ایجوکیشن میں, اور جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ ہیں ٹیچنگ کے اوپر وہ سب بتاتے ہیں کہ ماضی زمانے میں پڑھانے زیادہ بچے کے دینی فروغ ہوتا ہے, جذباتی فروغ. مانگے سب جائز ہیں, لیکن ان مانگوں کو رکھتے وقت آپ ایک بات خیال رکھیے گا کہ مسلم مائنورٹی کیسز آپ کے حقوق کو دبائے گئے. آپ پورے ملک میں 15% ہیں, لیکن آپ کی مائنورٹی 3% سے زیادہ نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ میں, نہ اسمبلیوں میں, نہ ضلع پنچایتوں میں, اور نہ اسکولوں میں, اور یہ آپ کے جو انوائرمنٹل جو آپ کے فائنینشیل اور اکنامک انسٹیٹیوشنس, ان سارے انسٹیٹیوشن پہ آپ کے آبادی میں نمائندگی کرنے جو نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. آپ اس مطالبے کو سر فہرست رکھیے, کیونکہ جب تک آپ اداروں میں نہیں گھسیں گے, جب تک آپ پارلیمنٹ میں اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں نہیں گھسیں گے 15%, تب تک کوئی بھی پارٹی آئے گی آپ کو ادھر ادھر کرے گی. وہ مان سر فہرست ہوگی. 341 نمبر 2 پہ ہونا چاہیے, کیونکہ 341 میں سے 36 سیٹیں پارلیمنٹ کی اور 300 سیٹیں اسمبلی کی ہر الیکشن میں ہماری الیکشن نکالی جاتی ہے. یہ قطرے ہوئی ہمارا حق ہے وہاں پر جیتنے, لیکن ہم وہاں پر ایلیجیبل نہیں ہے الیکشن میں. ان 2 مانگوں کو لے کے آئیے جو بہت اہم ہے. باقی جو مانگیں ان کی بتاتے ہیں. اور اس وقت بس یہ مہم چلا دیجیے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں کمیونل فورسز کا
محترم ڈاکٹر انیس انصاری صاحب نے جو باتیں بہت کھل کے کہیں، اسی کی ضرورت ہے آج کی اس محفل میں. اب میں امید کرتا ہوں جو باتیں بعد میں ہوں گی وہ بھی کھل کے ہوں گی، اور یہ کہنے سے گریز نہیں کیا جائے گا کہ کس شخصیت کو، کس پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا جائے. انہوں نے ایک گائیڈ لائن ہمیں دی، اسی پہ مسئلہ آگے بڑھنا ہے. اب میں اسی طرح کھل کے ہو محترم فیاض رفعت صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں جو عہد نامے سے وابستہ ہیں، اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کی شخصیت جو ہے وہ محتاج تعارف نہیں تھی. وہ میں حضرات و خواتین، بھائی انیس انصاری صاحب کی پرغرض گفتگو کے بعد میرا کچھ کہنا شاید بہت مناسب نہیں ہوگا. میں اپنے طور سے بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ الیکشن سے الگ بھی ہمارے یہاں سب میں جو ضروری چیز میں جو سمجھتا ہوں وہ ہے ایجوکیشن. ہمارے یہاں وہ ایجوکیشن نہیں، ہم اتنے بیکورڈ ہیں کہ ہمارے یہاں ہے نہیں صاحب پڑھے لکھے لوگ. میں دیکھتا ہوں بالکل نہیں. اگر آپ اچھے پڑھے لکھے ہیں تو آپ، میں نہیں سمجھتا ہوں جاب کی پرابلم ہوگی. انلائٹنمنٹ تو آپ کے علم سے آتا ہے، علم ہمارے یہاں ہے نہیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ ہماری جو زبان ہے یہ اردو ہماری جو زبان نہیں ہے، اردو ہمارا کلچر ہے، اردو ہماری تہذیب ہے. اب میں دیکھتا ہوں بچوں کو وہ اردو جانتے ہی نہیں، اسکولوں میں کہیں اردو ہے ہی نہیں. اب یہ بار بار کہا جانا کہ صاحب گورنمنٹ سے ہم یہ مطالبہ کریں گے، ہم یہ لکھوا لیں گے، ہم وہ لکھوا لیں گے. بھائی یہ کوئی میگنا کارٹا تھوڑی کہ گورنمنٹ لکھ کے دے دے گی وہ سب ہو جائے گا، اس پر عمل کریں گے. وہ سب لکھ کے دے دیں گے، اس پر عمل ہی نہیں کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے طور سے بیٹھ کے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح یہ طے کریں کہ ہم اردو کے 2 طالب علم کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم ان کو اردو سکھائیں گے، اردو پڑھائیں گے. ایک ایسا میں محسوس کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ یہ بہت معمولی بات ہے. اب رہا سوال پارٹیوں کا، تو پارٹیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لیڈ لی جاتی ہے اور جو لیڈ دیتے ہیں وہ ہمارے علماء ہیں، جیسے شاہی امام صاحب ہیں یا ظاہر اسی نوعیت کے، اسی خط کے اور لوگ ہیں. تو آپ ان کی سوچت میں ہیں بھائی. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دانشوروں کی، پڑھنے لکھنے والوں کی کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کہیں پر وہ صاحب پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی، کہیں نظر ہی نہیں آتی، کوئی اپیل ہی نہیں کرتی. آخر یہاں لکھنؤ میں اتنا بڑا تہذیبی شہر ہے، یہاں کے لوگ ایک سے ایک اچھے لوگ یہاں موجود ہیں. یہ ہم لوگ سب مل کر کیوں نہیں اپیل کرتے کہ ایک ایسے جو ایلیمنسٹری جو فورسز ہیں ہم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، اور اس کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بھائی کیا کرنے کی ہمارا، آپ وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے 20 کروڑ لوگوں کو. آپ ان کو اتنا پیچھے ڈالیں گے اور کب تک پیچھے ڈالیں گے. بہت سارے لوگ نکل کے آتے ہیں. انیس انصاری صاحب بھی تو نکل کے آئے، یہ کیسے آ گئے؟ یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی تو نکل کے آئی ہیں. پہلی خاتون نہیں ہے، IAS میں جائی تھی. تو ہمیں انلائٹنمنٹ پیدا کرنی چاہیے اور ہمارے بچوں میں جو اعتماد کی کمی ہے وہ اعتماد میں لانا چاہیے. میں سرکار کے اوپر یقین نہیں کرتا کہ سرکار سے ہم یہ کرا لیں گے، ہم وہ کرا لیں گے. صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ 15% ہیں، 18% ہے پورے ملک میں. بہت ساری کانسٹیٹوینسیز ایسی ہیں جہاں آپ کا ووٹ فیصلہ کون ہے، لیکن وہاں بھی آپ کی مرضی کا کینڈیڈیٹ نہیں آتا. حکومت آپ کی مرضی کی نہیں رہتی. آخر یہ کیا ہے؟ یہ کون سی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا ہاتھ ہے لوگوں کو روک رہا ہے؟ بس اتنی سی 2 باتیں تھیں جو میں نے کہوں. اور اب ظاہر میری باتوں کو عمل کرے نہ کرے مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھنا لکھنا چاہیے. پڑھنا لکھنا ضرور چاہیے، اس سے بڑا ہتھیار دنیا کا کوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. صاحب انہوں نے بہت اچھا کہا کہ آپ ہماری بات سنیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں یا عمل کریں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تیور ان کا جو ہے قابل ذکر ہے. اردو والوں کا، مسلمانوں کا جس دن یہ تیور ہوگا اس دن وہ اپنے حقوق حاصل کر لیں گے. اب جنہوں نے اپنے حقوق حاصل کر لیے اور خواتین کو فخر کا موقع دیا، وہ شخصیت ہمارے درمیان ہے محترمہ پروین طلحہ صاحب کی. وہ تشریف لائیں اور ہمیں بتائیں کہ کیسے خواتین اپنے حقوق کو حاصل کریں اور کس طرح سے مرد جو ہے صرف لڑنے جھگڑنے کے بجائے کام بھی کر سکیں. محترمہ پروین طلحہ کو ڈاکٹر انیس انصاری اور یہاں پر موجود سارے انٹلیکچوئلز ہی کہلا رہے ہیں اس وقت. میرے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنی دیر میں اس طرح کی محفل ہم لوگوں نے سجائی. کیا کام
इतनी जल्दी में हम कर सकते हैं। अनीस अंसारी ने गाइडलाइंस बहुत अच्छी, मगर इन गाइडलाइंस को प्रैक्टिकल हम कैसे बनाएं? जब तक कहीं से कोई लीडरशिप, चाहे इसी महफिल से कोई लीडरशिप, कोई एक कमिटीज बनाई जाए जो जगह जगह पहुंचाई जाए और वोटर्स में ये बात फैलाई जाए, तभी ऐसी गाइडलाइंस को हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं। क्या आज जब ये महफिल सजाई गई यहाँ, तो दिमाग में ये सब बातें थी? यहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा भी लोग आ जाएंगे तो 100 लोग आएंगे, मगर उनको जो चीज़ें समझाई जाएंगी और जो आपस में बातचीत होगी, उसके बेसिस पे वो कहाँ तक सही बात पहुँचा पाएंगे। ये एक सिस्टम, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इसका बनना चाहिए, जिसको हम जगह जगह पहुँचा सकें। क्या ये मुमकिन है? हम इसको कैसे मुमकिन कर सकते हैं? अब इस वक्त अनीस अंसारी ने भी कहा, आपने भी कहा कि हाँ मुमकिन है, अभी भी मुमकिन है, कुछ दिन बचे हैं क्या इलेक्शंस के, तो हमको यहाँ बैठ के ये सोचना है, या इसके बाद एक और फौरन बाद में इसी तरह की कमेटी एक बना के उसको बिठा के सब ऑर्गेनाइज करें। हमारे सामने, मुसलमानों के सामने जो 2 सबसे बड़े मसले वो हैं एजुकेशन के और रोजगार, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो रोजगार भी नहीं। मगर ये सब मसले इस इलेक्शन के सामने पीछे चले गए। इलेक्शन सबसे जरूरी, हम किसको हम वोट दें, किसको हम कामयाब करें और कैसे उसे कामयाब करें। क्या इस वक्त पॉसिबल है? क्या मुमकिन है? आप लोगों ने पहली बार देखा होगा कि जितनी चैनल्स हैं टीवी के और ज्यादातर मीडिया इस वक्त सिर्फ एक पार्टी के को ताकतवर बनाने में लगा। क्या हम 2-4 लोग यहाँ जो बैठे उसके खिलाफ कोई कुछ बना सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, कुछ आवाज उठा सकते हैं? ये बात हो सकता है हम लोगों को पहले इस बात का एहसास ना होगा कि कोई ऐसी भी पार्टी आ सकती है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करेगी और जिसका इतना जबरदस्त सपोर्ट होगा। ऐसा पहले नहीं देखा गया है कि मीडिया ने सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक पार्टी के पीछे लग गई और उसको हर तरह से सपोर्ट कर रही है। हमारे सामने जो मसला इस वक्त है, उस मसले को देखते हुए हम बहुत कमजोर हैं और ये हमको मान लेना चाहिए। मगर आज ही के महफिल में हमको एक बात और सोच के जाना चाहिए कि हमको तालीम का मसला अपने हाथ में भी ले लेना चाहिए। ये नहीं होता। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कई बार कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, जिसके बारे में मैं जानती हूँ क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ, माइनॉरिटी अफेयर्स में नहीं रही हूँ, उसके बाहर से मैंने देखा है कि मिनिस्टर जरूर माइनॉरिटी का होता है, मगर ब्यूरोक्रेट्स सेक्रेटरी से लेकर अंडर सेक्रेटरी तक सब दूसरे होते हैं जो उन स्कीम्स को खास तौर से उन तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं जिनके लिए वो स्कीम्स बनी। तो अगर हमारी नजर उन स्कीम्स पे होगी, उन मिनिस्ट्रीज में होगी और किसी तरह से हम मालूम करते रहेंगे कि क्या क्या स्कीम्स बन रही है और कहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं, तो जरूर कुछ ना कुछ हो। और जैसे कि दूसरी चीज ये कि हमें तालीम को अभी अनीस अंसारी ने कहा, जो आपने कहा बिल्कुल सही,
या आर्ट का मतलब ये था कि ऐसे एनैक्टमेंट बनाया जाए जिसको वायलेट करना एक क्राइम होता। तो एजुकेशन के सिलसिले में ऐसा कानून बने जिस कानून के खिलाफ जाने से आप क्रिमिनल को अपने उसकी बन गए। वो 14 साल तक की उम्र तक तो हर बच्चे को तालीम और कुछ चीज से हर चीज सरकार को नहीं छोड़ना है, हर बात सरकार को कि हर बात मानना नहीं है, उसको दूर तक देखना है कि वो जिन स्कीम्स का जिक्र कर रही है वो स्कीम्स नहीं। अब आज जब यहाँ से हम जाएं या यहाँ जाने से पहले ये सोचें कि क्या स्ट्रक्चर बनाया जाए। जो गाइडलाइंस अभी बताई गई हैं उन गाइडलाइंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा परवीन तलहा साहिबा। उन्होंने तजावीज़ को काबिल कबूल बताया और इस बात पर जोर दिया कि तालीम की जिम्मेदारी हमें खुद लेना है, उसको हम हुकूमत के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि सब कुछ हुकूमत करे, बल्कि उन मुतालबात से ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तालीम गाहें करें और उसमें वो तालीम दें, कम से कम उर्दू का मसला हम खुद हल कर लें। फरियाद रिफत साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम हमारे बच्चे और हम उर्दू तो पढ़ते नहीं, तो दूसरे मसाइल पर कैसे हम गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि बुनियादी मसला उर्दू भी है जो मुसलमानों को खुद ही हल करना चाहिए। अब ख़वातीन की बात चली है, मोहतरमा परवीन तलहा साहिबा के बाद हमारे दरमियान एक अहम शख्सियत हैं, मोहतरमा आसमा हुसैन साहिबा का नाम है, जो अनीस अंसारी साहब की अहलियाँ हैं और हमारे लिए मोहतरम हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और आज के मौजू के आखिर से हम इसी हिपोक्रेसी में रहते आए हैं और शायद आगे भी काफ़ी दिन तक रहना पड़ेगा कि औरतों को हमेशा इंट्रोड्यूस उनके बाप या भाई या शौहर के नाम से ही किया जाता है। और ये हमारे यहाँ बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं मुसलमानों को जो ऐसा करते हैं, तो हम आम लोगों को तो बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, खासतौर से वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अभी जो बात हुई, माफ़ कीजिएगा मैं आपको पर्सनली ये नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन ये हकीकत है। अभी जो बात हो रही है वो क्योंकि पॉलिटिकल क्या कदम उठाया जाए उसके बारे में बात हो रही है, और जैसा कि अनीस अंसारी साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए और मैं उनसे सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन बात ये आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और जहाँ तक मैक्सिमम जो मेजॉरिटी मुसलमानों की है, ख़ास तौर से अगर हम सिर्फ मुसलमानों की बात करें, तो वो क्या आपकी बात सुनती है? आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ के 4 लाख मुसलमानों तक पहुँच पाएंगे या पहुँचते हैं? या आपकी अपनी लिमिट कितनी है लोगों तक? क्या आप 1000 लोगों को ये बात बता सकते हैं, या 100 को, या 50 को? कितने लोगों? और जो हमारी कम्युनिटी के रहनुमा बने हुए हैं, जो कम्युनिटी को ये कह के पूरे बदरगंज के चौराहे पे ले आते हैं कि डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया रसूलुल्लाह का, तो हम यहाँ आग लगाएंगे, और लोग उनके पीछे चल के चले आते हैं। वो ऐसे मसलों पे कहाँ गायब हो जाते हैं? तो क्या आपने कभी उनसे ये सवाल किए पब्लिक में, पब्लिक फोरम में बुला के उनसे ये पूछा कि जो आप ये रहनुमा बने हुए हैं मुसलमानों के हर चीज़ में, पॉलिटिक्स, अब जब डेनमार्क में कोई कार्टून बना रहा है तो ये पॉलिटिकल इशू है, ये कोई रिलीजियस खाली इशू नहीं है। लेकिन जब हिंदुस्तान की, अपने मुल्क की बात आती है, तो मौलाना या जो भी बड़े रहनुमा हैं वो इन चीज़ों में खुल के नहीं आते। अभी हम लोगों के पास अगले 8-9 दिन बचे हैं, और मुझे लगता है कि 2 फ्राइडे पड़ जाएंगे। इस फ्राइडे को क्या आप ये करा सकते हैं कि हर नमाज में लोग जो हैं वो खुतबे में ये कह सके कि हमें इस तरह की स्कीम करनी है कि हम सारे मुसलमान एक साथ ऐसे लोगों को वोट दें? मुझे लगता है कि वो आसान तरीका है ज़्यादातर मुसलमानों तक पहुंचने का, ये इस बात को कहने का, लेकिन वो कितना आप कामयाब हो पाएंगे? और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग औरतें मस्जिद में जाके ये बात नहीं कह सकते, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधे से हट गई, आप सब इसके जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक
عورتوں کا تعلق ہے. ہماری جو ووٹ کرنے کی جو 49% لوگ ہیں وہ عورتیں ہیں. کتنی عورتیں جو ہیں وہ جا کے ووٹ ڈالتی ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم مسلمانوں میں پڑھنے لکھنے کی کمی ہے, پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں, ابھی ہم لوگ سینٹرز چلا رہے ہیں مولوی گنج میں, حسین آباد میں, ٹھاکر گنج میں. وہاں پہ لڑکیاں ہیں, ہائی اسکول پاس لڑکیاں ہیں, وہ اپنے گھر سے 100 میٹر کے آگے نہیں جاتی ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے وہاں سینٹر کھولا ہے, کیونکہ وہ وہاں سے مولوی گنج سے حضرت گنج نہیں آئیں گی فری میں پڑھنے کے لیے. ہم انہیں فری میں پڑھا رہے ہیں, انہیں کرایہ دیتے ہیں, 2000 روپے مہینہ دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی گھر کا خرچہ ہو تو وہ بھی چل جائے, اور را مٹیریل دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ حضرت گنج نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان کے گھر والے, ان کے محلے والے, ان کے مولانا ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ لڑکیاں پڑھی لکھی بھی ہیں تو بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں. یہ مسلمانوں کا, پڑھے لکھے مسلمانوں کا سوشل سٹیٹس ہے, ان کی یہ تھنکنگ ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں, کس طرح سے آپ انہیں کنونس کریں گے کہ وہ عورتیں, وہ لڑکیاں باہر نکل کے جائیں اور ووٹ دیں, کیونکہ ہمارے تو آدھے ووٹ ویسے ہی بیکار ہو جاتے ہیں. ہم جو ریپرزنٹیشن ہمارا ہے بھی تو وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہوتا ہے. یہ سارے مسئلے تو بہت سارے ہیں. ابھی چائلڈ لیبر کا آپ نے کہا تھا, میں اس پہ ضرور کہنا چاہوں گی, کیونکہ چائلڈ لیبر کے نام پہ اکثر بہت ساری پرابلمس بھی ہوتی ہیں. جہاں تک بچوں کے کام کرنے کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی برائی ہے, لیکن ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنے دیا جائے. سرگوزی کا کام کرنا یا چکن کا کام کرنا یا کوئی اور کاریگری کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام ایسے ہیں جو بچپن سے سیکھتے ہیں اور ان میں جو ہنر آتا ہے وہ بعد میں نہیں آ سکتا. لیکن ان کو پڑھنے کے لیے اسکولس چاہیے ہیں. آپ کے پاس کتنے اسکول ہیں؟ میں جانتی ہوں میں 1000 بچے لا سکتی ہوں, آپ اسکول دیں گے؟ میرے پاس روز آتے ہیں, میں ہر اسکول میں جاتی ہوں, یونٹی سے لے کے ہر جگہ میں نے فون کر کے کہا کہ یہ 5 بچے ہیں, ان کو یہ پڑھ نہیں سکتے فری میں. کہیں بھی کوئی فری میں اسکول نہیں پڑھا رہا, جبکہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے اسٹیٹ میں لاگو ہو گیا ہے. کہاں پہ آپ پڑھیں گے ان کو؟ کتنے لوگوں نے اسکول کھولنے کے بارے میں سوچا ہے اس لیول پہ؟ ایسے اسکول جہاں پہ کاریگری بھی ہو, جہاں پہ انہیں کام بھی سکھایا جائے اور ان کی ساتھ میں پڑھائی بھی ہو, تاکہ جب وہ 8ویں یا 10ویں یا 12ویں کر کے نکلے تو انہیں یہ نہ کرنا پڑے کہ ہمیں نوکری کہاں ملے گی. وہ انٹرپرینورز بن جائیں گے, وہ کاریگروں کے ساتھ سیلف ہیلپ گروپ بنا کے کام کر سکتے ہیں. تو جو امپلائمنٹ, کیونکہ بہت سے لاکھوں لوگ اس ملک میں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور جہاں نوکریاں ہیں وہاں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ ساری نوکریاں ہاتھ کی اسکل ورکرز کی ہیں. آج بھی آپ نے ہمارے یہاں 32 لاکھ ٹیلرز کی کمی ہے. 32 لاکھ ٹیلر ہم لوگ نکالتے جاتے ہیں, ہمارے پاس ویکینسی آتی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اور چاہیے اور چاہیے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو ٹیلر بننا چاہتے ہیں؟ ان کو سب کو چاہیے کہ وہ بابو بن جائیں یا چپراسی بن جائیں, گورنمنٹ میں کسی نوکری میں لگ جائیں, بھلے ہی ان کو 5000-6000 روپے مل کے اسٹول پہ بیٹھنے کا کام ملے. MA پاس BA پاس لوگ چپراسی کا کام کر رہے ہیں, لیکن ہاتھ کا کام نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری چیزیں, بہت سے مسئلے ہیں, لیکن بیسک یہ ہے کہ آپ کیسے اپنی بات کو اس وقت عوام تک پہنچائیں گے. آپ کا اخبار پہنچا سکتا ہے, لیکن اخبار کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ وہی لوگ پڑھیں گے جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں. کتنا اخبار کا سرکولیشن ہوتا ہے؟ جو عام مسلمان ہیں, غریب مسلمان ہیں, جو ووٹ دینے جا رہا ہے, وہ یا تو مولاناؤں کی بات سنے گا یا اپنے محلے کے جو بھی ان کے بڑے رہنما ہیں ان کی باتیں سنیں گے. تو ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے اور وقت کم ہے, تو اس بارے میں اگر سوچا جائے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. شکریہ. اپنی بات کو عوام تک کیسے پہنچایا جائے, یہ زیادہ اہم مسئلہ ہے. اسی کو زور دیا محترمہ اسماء حسین صاحبہ نے, اور بڑا مسئلہ یہ بتایا کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں, جن کو لوگ پتہ نہیں رحمۃ اللہ اور کیا کچھ کہتے ہیں, ان کی وجہ سے خواتین جو ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ تعلیم میں پیچھے ہیں, اور ہر ہے کہ وہ اسماء حسین صاحبہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتی ہیں. ان کو چاہیے کہ مولوی گنج اور چکمنڈی کے علاقوں سے نکل کے ان سے رابطہ کریں اور اپنا تعلیمی معیار بلند کریں, جس کے لیے مبارکباد کی مستحق ہوگی. اب میں دعوت دیتا ہوں محترم محمد خالد صاحب کو, جو سیکریٹری ہیں UMO کے, وہ تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محترم صدر اسماعیل صاحب اور تمام فرقہ, آج کا یہ یہاں کا ڈسکشن 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. تو ہمارا علماء کرام کا رول ہے
और मौजूदा इलेक्शन है। दूसरा मामला मुसलमानों की पसमानदगी और उनकी मौजूदा सूरत हाल, ये दोनों बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लिहाजा मुनासिब होता है कि इलेक्शन के वक्त में अगर इलेक्शन के ताल्लुक से बात की जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये सारे मसाइल जो यहाँ बताए गए हैं, जहालत और तालीम और फसादात या फिर औकाफ, इन सब का ताल्लुक हुकूमत के इंतजाम से है, उसकी कारकर्दगी से है, और ये तमाम के तमाम बिगाड़ हमको हुकूमतों की मशीनरी के ज़रिए ही मिला हुआ है। मिसाल के तौर पर औकाफ का मामला है। अभी फरवरी में ही दिल्ली में 123 औकाफ को क्या कहा गया कि इसको मुंतकिल कर दो, मुंतकिल होने का मामला हमारे दिन नहीं आ सकता। लखनऊ में आप विधानसभा मार्ग पर जितनी गवर्नमेंट की बड़ी इमारतें हैं वो ज़्यादातर औकाफ ज़मीनों पर बनी हुई हैं। हम बात करते हैं कि जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से औकाफ जिन्हें औकाफ के पास जगह हैं ही कहाँ जो सर्किल रेट से दी जाएंगी वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक मामला है, इस वक्त मुल्क के सामने जो असल चैलेंज है वो ये है कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क रहेगा या नहीं रहेगा, सेकुलरिज्म की कैफियत क्या होगी, इस मुल्क का जो दस्तूर है उसका क्या अंजाम होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है वो किस तरफ मुल्क को ले जाने की निशानदेही कर रहा है, ये वो खतरात हैं तो मैं समझता हूँ कि इन पर बहुत खुल करके बात होनी चाहिए, और उन खतरात से बचने के लिए किस तरह से हम अपने आप को मुत्तहिद कर सकें, इस पर हमको अपना पूरा जोर और पूरी तमन्नी लगानी चाहिए। और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर इलेक्शन अभी होने बाकी हैं, हम अपने तमाम ताल्लुकात, अपनी तमाम सलाहियतों का इस्तेमाल अगर इसलिए करें कि जहाँ पर भी जो सेकुलर कैंडिडेट हमको इस पोजीशन में नज़र आता हो, हम अपनी पूरी ताकत उसको जिताने के लिए लगा दें। तो ये हमारे लिए इस वक्त इमरजेंसी जैसा एक काम है जो हमको हर हाल में अपने सामने रख करके करने की ज़रूरत है। अगर हमने इससे गफलत की और अपने मसाइल को देखने की तरफ लगे रहे तो हम शायद इस वक्त का सही इस्तेमाल ना कर सकें। बात इसमें जो पहला पॉइंट है जहालत का है। एक तरफ ये बात है कि जहालत मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, दूसरी तरफ अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने 42,000 पुलिस वैकेंसीज का ऐलान किया और उसमें 25 लाख एप्लीकेंट्स हो गए। तो अगर जहालत इतना बड़ा मसला है तो 25 लाख कौन लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं एक कांस्टेबल की पोस्ट के लिए? तो मसला जो है वो इंतजामिया का है, ना तालीम का है, ना औकाफ का है, ना किसी और चीज़ का है। तो इसलिए हमको जैसे कि हमारे अनिश साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ के सेकुलर बोर्ड को हम लोग मुत्तहिद करने की कोशिश करें और यहाँ पर पूरी लगन के साथ लग करके, और रीता साहिबा को जो कि कांग्रेस से हैं, हम सब लोगों को शायद यहाँ कोई ऐसा हो जिसको कांग्रेस की पॉलिसीज से और उसकी कारकर्दगी से इत्तेफाक हो। लेकिन जैसा कि मतलब हमीद चचा ने कहा, इस वक्त की हमारी ये ज़रूरत है कि हम यहाँ लखनऊ की सीट से कांग्रेस को मजबूत बना करके और वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर रीता बहुगुणा साहब को भेजें। ये हमारी अहम ज़रूरत है और मैं आप सब लोगों से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त की जो ज़रूरत है हम लोग अगर उसी पर भी अपने ख्यालात को मरकूज़ रखें तो शायद ये बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बात वही है कि रिश्वत के डंडा कह लीजिए या जो ग्रामीणाओं में या पहले कर चुके होते या फिर आइंदा इस मसले में फिर बैठ के भी कोई बात करने की, ये वाक़या यही है कि बेहद खतरनाक वक्त है। जो कुछ अनिश साहब ने फरमाया है वो गलत मैं आपसे उसी को मैं दोहरा दूँ, कोई हाथे नहीं, आपने सब सुन लिया। अब मैं कभी हुई बीमार हूँ, कामनी हो रहा हूँ, जो टीवी देख रहा था तो ये था कि मोदी साहब का जो इलेक्शन ऑफिस कायम हुआ है बनारस में, वो एक सीट का इलेक्शन है
5 मंजिला इमारत में और एक फ्लैट 8-5 कमरों का, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन वहाँ से लड़ा जाएगा, इतनी तैयारियों के साथ हो रहा है। ये भी बिल्कुल सही है कि कोई शक नहीं है, मैंने आचार्य कृपलानी जी का इलेक्शन लड़ाया है और बहुत ऐसे लड़ाया है अपना बना करके। उस वक्त RSS के वर्कर्स को अपने साथ काम करते हुए देखा है, कोई शक नहीं है, हमारे पास उनका कोई जवाब नहीं। वो हमारे यहाँ रात के 12 बजे आते थे, बताते थे सुबह किस गाँव में जाना है, उनसे सब कुछ बताने के बाद वो कुछ कहते थे कि ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, तो वो थैला दिखा दिया करते थे कि इसमें चना भी है, सत्तू भी है, गुड़ भी है, रोटियाँ भी है, रोटी भी है, सब कुछ बता के हम आते थे। और दूसरे दिन रात के 12 बजे पैदल जाकर सारी रिपोर्ट लेके आते थे, एक पैसा नहीं। उसके बारे में कहा जा रहा है तादाद जो भी हो कि वो 30,000 हैं या कितने हैं, वो भेजे गए हैं सिर्फ इस बात के लिए और कुछ नहीं कि वो वोट कास्ट करा दें। एक चीज़ ये पहली बार तो महसूस हुई है, मालूम हुई है, जो मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, बराबर में रामपुर है, उसके बराबर में अमरोहा है, मेरा वतन संभल है मेरा घर। वहाँ की जो रिपोर्टें कल परसों शनिवार की जो रिपोर्टें उसकी आई है, वो ये पहला मौका है कि BSP के दलित वोटों ने काफ़ी हद तक BJP को वोट दिया। 2 चीज़ें उनके सामने आ गई थी, जात और धर्म। मायावती जी ने उनको इस पर हवाला कर दिया था कि सब कुछ जात होती है, और आखिरकार BJP इसमें कामयाब हो गई। तो उन्होंने बताया कि नहीं, धर्म आगे बड़ा होता है, और वो धर्म की तरफ चले गए। और वो सीटें जहाँ पर कोई सवाल नहीं मुसलमान का कि खबरें आ रही थी 2 मुसलमानों का टकराव, 2 मुसलमानों का टकराव, वहाँ से आप खबर लगाइए कि नहीं फलां का और BJP का, हर जगह BJP। ऐसे टकराव BJP का हुआ है, संभल की सीट को BJP का नाम लेवा कोई नहीं। जिस आदमी को खड़ा किया है, मेरा वतन वो है, मैं एक हिंदू को जानता हूँ, उस बेचारे को शायद को मैं जानता हूँ, लेकिन कमल कपूर, नारायण और मोदी, बस। तो ये बहुत खतरा, बहुत नाजुक वक्त है, बहुत नाजुक वक्त है। बड़ा अच्छा हो कि हम इस मौजू पर रुक जाएँ और आगे के लिए बाकी मामला में फिर एक इलेक्शन के बाद बैठ के सुकून से बात करें, इसलिए कि उसमें सूबे से मुतालिक चीज़ें अलग हैं और मरकज से मुतालिक अलग। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इससे ज़्यादा न कर पाऊँ, तो बिल्कुल आने के हाल में नहीं सकता। आप बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। उसी हिसाब से वो तशरीफ लाएँ और अपनी बात हमारे साथ करें। मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी बातें करने का मौका नहीं, सारे मसाइल जैसे इनके बारे में बात थोड़ा की बात होगी, नए सिरे से बेहतर होगी कि अब ये साथ क्या हो रहा है, उनकी बेहतरी में क्या होना चाहिए, ये बड़े मुद्दे हैं, इन पर तफसील बात होगी। और जो भी निज़ाम आएगा उससे हम लड़ेंगे उन हुकूक के लिए जो हम डिमांड करते रहे हैं। अक़लियतें इसी मुल्क में रही हैं, रहेंगी, और ये मुल्क किसी के बात का नहीं है, इस मुल्क पर उतना ही हक अक़लियतों का है जितना अक्सरियत का। ये बात बिल्कुल साफ है। इसलिए मुद्दा केवल एक है, और मुद्दा ये है जो बात अनीस साहब ने कही, अनीस साहब ने खालिद साहब से लोगों बात कही कि दरअसल क्या ये मुल्क एक सेकुलर निज़ाम यहाँ बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा। क्योंकि गुरु गोलवलकर नाम के आदमी ने अपनी किताब पंच ऑफ थॉट में उसने जो बात 50 के दशक में लिखी थी, 3 दुश्मन करार दिए थे उन्होंने मुल्क के, हिंदू राष्ट्र के, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट। और उस पर आज तक संघ परिवार ने एक भी शब्द बदला नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया है। साफ जाहिर है कि अगर ये पार्टी इसमें भाजपा लड़ रही है, संघ परिवार चुनाव लड़ रहा है, नोट कर लीजिए बात,
खुल्लम खुल्ला पहली बार वो संगठन जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहता था, वो इस समय खुल्लम खुल्ला पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। इसलिए खतरा ये है कि क्या हम मुल्क की बागडोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में सौंपने को तैयार है, या हम चाहते हैं कि यहाँ पर उन लोगों के लिए भी जगह है जो जमहूरियत में चौकदम यकीन रखते हैं। इसलिए मैं अनीस साहब की बात की तारीफ करता हूँ। सवाल ये है कि मेरी भी 1000 शिकायतें हैं। हाफिज मानी साहब ने ठीक कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती गई है। मैं कहता हूँ, खुला खुला कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया अपनाया है, वो रवैया भाजपा के हौसले बढ़ाता रहा है। खुला खुला कहता हूँ, वो इस बात समझता था। हमसे ज़्यादा समझदारी दिखाई है एक आदमी ने, जिसको मैं माफिया कहता रहा, मुख्तार अंसारी नाम के आदमी ने ज़्यादा समझदारी दिखाई है। उसने फैसला किया, वो चुनाव लड़ेगा से, वो जानता था चुनाव बनवाना से लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाएगा और मोदी के लिए राह आसान हो जाएगी। इसलिए वहाँ के लोग फैसला कर चुके हैं कि कम वोट में किसी भी हालत में वो वोट शायद उसके लिए बात हो जाएगा, जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। अगर मोदी को हराने के लिए काले चोर की जरूरत पड़े तो करने की किया जाना चाहिए खुल्लम खुल्ला बात। यही बात लखनऊ के लिए, लखनऊ में ये बात साफ रही है कि इस समय आज की तारीख में अगर कोई मजबूती के साथ चुनौती दे रहा है राजनाथ सिंह को, वो केवल और केवल इतना बड़ा जोशी है। और उनको वोट न देने का मतलब होगा वो वोट भाजपा की ओर मिला रहा है। जो भी वोट जाएगा बीएसपी के कैंडिडेट को, सपा के कैंडिडेट को, तो सारे के सारे वोट का परिणाम होगा राजनाथ सिंह की जीत का रास्ता तैयार करना। इसलिए मैं अनिस अंसारी साहब बात करते हुए, बाकी तमाम बात करते हुए ये बर्दाश्त करना चाहता हूँ कि हर चीज पर बहस 10 दिन बाद होगी। ये 10 दिन छूट जाने के हैं। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ये सवाल है कि क्या हम एक इंसान के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे मुल्क में रह सकेंगे, बराबरी के साथ, दोस्ती के साथ, भाईचारे के साथ। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर फासिस्ट ताकतें सत्ता में आ गई। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब लड़ाई हो रही थी, दूसरे विश्व युद्ध में 2 खेमे थे। एक पूंजीवादी खेमा था, अमेरिका था, सोवियत संघ कम्युनिस्ट देश हुआ करता, मगर वो दोनों खेमे मिलकर रहे थे फांसीवाद के खिलाफ। सबसे बड़ी चुनौती है फांसीवाद की। तो फांसीवाद आता है, नाजीवाद आता है, तो तमाम हुकूम खत्म हो जाते हैं। देश को फांसीवाद से बचाने की जरूरत है। इसलिए जो उससे छोटे दुश्मन हो उनके साथ भी हाथ मिलाने में कोई बुरे नहीं होना चाहिए। मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई मोहब्बत, कोई हमदर्दी नहीं है। वो तब हमारा क्योंकि लड़ रही है और उन्हें वोट देना ही, देकर ही हम राजनाथ सिंह को हरा सकते हैं। और राजनाथ सिंह का मतलब है उस पार्टी का मुखिया जो फांसीवाद की वकालत कर रही है। हराना जरूरी है राजनाथ सिंह को। तो हम सब मिलकर ये कम से कम तय कर दें कि आज के बाद एक भी दिन, हर दिन हमारे लिए युद्ध का दिन का ऐलान है। हर दिन हमें 10 लोगों के साथ मिलना हो तो बातचीत करनी पड़ेगी, मोहल्ले में जाना पड़ेगा। आपस बातचीत करने से काम करने वाला नहीं है। वो सारा वोट पढ़ना चाहिए जो सेकुलर है, जो मुस्लिम है, जो लोकतांत्रिक है, और वे हिंदू जो वास्तव में सेकुलर होने की दावा करते हैं। सबको मिलकर वोट करना है। तो ये वोट होना चाहिए मोदी के खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ। शुक्रिया। कांग्रेस से मोहब्बत नहीं मगर वक्त की ज़रूरत इतना होना है, ये पैगाम दिया मोहतरम रमेश दीक्षित साहब ने। अब चंद मुक़र्रिर हमारे दरमियान हैं, प्रोफेसर शाली बुजुर्गी साहब, मोहतरम मुनव्वर साहब। उनकी तहरीर ना होना समझिए पूरा प्रोग्राम ही चौपट हो गया। मैं दावत देता हूँ मोहतरम प्रोफेसर शाली बुजुर्गी साहब को, वो तशरीफ लाएँ और अपने वायदे। प्रोफेसर शाली बुजुर्गी साहब आपके लिए। जनाब सदर, ख़वातीन हज़रात, बहुत बातें हुई और मैं ये समझता हूँ ये बात सही है। कहा गया कि इस वक्त जो एजेंडा हमारे सामने आया गुफ्तगू का, उसमें उसे हम फिलहाल मुलतवी करें और उस पर गुफ्तगू के लिए आइंदा हम उसका लाएअमल 10 दिन के बाद तय करें। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि जमहूरियत पर जो खतरा है, सेकुलरिज्म पर जो खतरा है, उसको किस तरह से टाला जा सकता है या उसे किस तरह से शिकस्त दी जा सकती है। अभी अनीस अंसारी साहब ने बहुत मुनासिब और बहुत सही हमारे प्रोफेसर रमेश दीक्षित साहब ने
कहा मैं भी यही समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें, हैं, कि कौन सी ताकत ऐसी है जो ज़्यादा बेहतर है, जिसको हम अगर जिसकी मदद करें तो वो कामयाब हो। सवाल ये है कि हम मदद करें और हमारा वो ज़ाया है, ये नहीं। जो एनालिसिस अभी रमेश जी साहब ने की, उस एनालिसिस के लिहाज से जो सूरत हमारे सामने पैदा होती है, उसमें एक ही कैंडिडेट है जिसको इसकी ज़रूरत है, यही है। मैं यहाँ पर बकिया मसाइल बहुत ज़्यादा हो चुका है, बकिया मसाइल नहीं छेड़ना चाहता। मैं एजुकेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ एक तालीमी इदारा चलाता हूँ, बहुत से गवर्नमेंट के बहुत सी उन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, से लिसानी फार्मूले के सिलसिले में भी। लेकिन इसको हम सिर्फ इस वजह से मुल्तवी करते हैं कि इस वक्त ये एक बर्निंग टॉपिक है। हमारी गुफ्तगू का मरकज़ सिर्फ ये होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ और उन लोगों को जो मुखालिफत पर आमादा हैं उनको कन्विंस कर सकें कि हालात क्या मुतालबा करते हैं और उस मुतालबे के मुताबिक हमारा क्या अमल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले में कोई सूरत है और उसको पेश किया जा सकता है कि अभी 8 दिन 10 दिन जो काम हो सकता है उसको किस तरह से किया जाए, तो मेरे ख्याल में उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और वो सामने आना चाहिए। मैं आखिर में वक़ार रिजवी साहब को इस बात की वाकई मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमेशा ऐसे मौके पर वो इस पूरे शहर में तन्हा शख्स हैं जो सामने आए, लोगों को जमा किया और एक बहस का आगाज़ किया और अच्छे नताइज तक वो बहसें पहुँची हैं। उम्मीद है कि आज की बहस भी हमारी अच्छे नतीजे तक पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर शालिद बदौलवी साहब। जमहूरी कदरों पे जो खतरात के बादल मंडला रहे हैं उन्हें टालना है, यही वक्त की ज़रूरत है। ये पैगाम था मोहतरम प्रोफेसर शालिद बदौलवी का। अब मैं मोहतरम मुनव्वर राना साहब को दावत दूँ, उससे कब्ल चाहता हूँ सैयद वक़ार रिजवी साहब बैठ के आएँ तो जो कुछ वो कहना चाहते हैं करें। आदिल बस एक मिनट और मैं पूरे असलम साहब के शोहर जाना चाहते हैं, इस बारे में शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, जो अभी तक अखबारों में आप खबरें पढ़ते थे और आज जो हुआ उसमें फ़र्क क्या है। जितने लोगों ने रीता बहुगुणा जी का नाम लेके कहा कि उनको वोट दिया जाए, ये रूलिंग पार्टी जो अभी 3 साल है उसके अगेंस्ट कहने के लिए आप ही लोग कह सकते हैं, वरना जिन लोगों के साथ अभी तक हम फोटो छापते आते हैं वो हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ रहते हैं, वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं कहते। जाहिर है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये चैनल पे चलेगा, प्रोग्राम दिखाया जाएगा। सबसे ज़्यादा इसकी लत में मैं आऊँगा क्योंकि प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर मैं हूँ। मुझे गवर्नमेंट से 3 साल अभी प्राप्त है, उसके बाद आसान तरीका है कि उस पर हाथ कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये फैसला किया, बार बार ये कहा कि मैं कांग्रेस को अच्छा नहीं समझता, लेकिन वक्त की ज़रूरत ये है कि हमको अगर फ़िरक़ावार ताकत को रोकना है तो हम अपने ज़ाती मफाद, ज़ाती ताल्लुकात को तरजीह ना दें, कौम को यही मुतालबा मैं अपने सारे मोहतरम उलमा से भी चाहता हूँ कि वो जो भी फैसला करें, जिन्होंने रीता बहुगुणा का समर्थन करने को कहा, उन्होंने उसकी वजह बताया कि इस वजह से हम चाहते हैं कि कांग्रेस का यहाँ पे सपोर्ट किया जाए। ये मुतालबा सारे उलमा से भी रहता है, जब आप किसी को सपोर्ट करने को कहते हैं तो वजह जरूर बताएं कि इस वजह से हम इनका सपोर्ट करने को कह रहे हैं, आखिर उसके पीछे मकसद है। एक चीज़ और, मोहतरमा परवीन तराजी पहली बार मैं किसी प्रोग्राम में आई, उन्होंने कहा इसका कोई बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसके ऑफिस बेयर्स हों, ऐसा अगर मैं ये समझा कुछ स्ट्रक्चर अभी तक इसका इसलिए नहीं बनाया कि मेरे तजुर्बे में जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस बेयर्स हुई हैं तो वो सब अपने ज़ाती फायदे से जुड़ गए और फिर वो किसी ना किसी ओहदे में ये होने लगे। ये सब आप ही इसके चेयरमैन हैं, आप ही इसके सेक्रेटरी हैं, आप ही इसके ऑर्गेनाइजर हैं, आप लोग आते हैं उसमें, इसीलिए यहाँ पे कोई सीट भी नहीं होती, यहाँ पे मैं डायस रखा।
कि सब एक हैं जिससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो आपने कहा है उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि ऑफिस में, मेरा मतलब था कि एक स्ट्रक्चर तो बना, वो स्ट्रक्चर मैं चाहता हूँ आज आप लोग रहे हैं तो उसको, क्योंकि आज की जरूरत बार बार पड़ेगी और लोगों तक हाँ पहुँचने के लिए एक हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो दलील जो आज की है वो मुझे तो उसको भूल उसमें है कि उसको हम वैसे कर लें जैसा आप चाहते हैं। दूसरी चीज़ रवि दीक्षित जी से मैं माजरत के साथ कि इसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम लिखा हुआ है, आगे से जब ऐसी जो भी करूँगा उसमें सेकुलर फोरम के तहत करूँगा, ना कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल नहीं मान लिया लेकिन सेकुलर फोरम के तहत वो जो कि मुस्लिम मान के उनको सिर्फ मुस्लिमों के साथ क्यों अटैच कर दें, उनका शुमार सेकुलर के साथ होता है। मुसलमान ईमान है इसका। हाँ हाँ बिल्कुल है, इसीलिए वो हम लोगों के साथ बैठे हैं। तो एक आप लोगों के रहते एक ऐसी आप लोग तारीफ कर रहे हैं कि एक सेकुलर फोरम बना लिया जाए, लेकिन वो आप लोगों से ही बनेगा, लेकिन उसकी जब भी कोई जरूरत समझी जाए तो जरूरी नहीं है मैं उसको ऑर्गेनाइज करूँ, मैं आप लोग आप समझते हैं तो आप लोगों के सब के पास हो, आप एक ऐसा प्रोग्राम कहीं भी ऑर्गेनाइज करें किसी मसले पे, मीडिया के जरिए, क्योंकि मैं ये करता हूँ मेरे काम आसान हो जाता है। मैं आपने मगर कहा था कि हम कैसे बात पहुँचाएं, वो असलियत में नमाज में तो पहुँचाना मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो फिर उनके साथ मजबूरी है, उन्हीं के लिए तो हमने आप सबको बुलाया है, वरना वो तो सब पहुँचा ही रहे हैं, लेकिन मीडिया के तहत पहुँच जाती है। अभी साहिब साहब ने सब लोगों ने कहा कि मीडिया में एक आदमी को प्रोजेक्ट कर रहा है तो मीडिया जो चाहे वो कर सकता है, मीडिया को हम जोड़ लें। इसलिए सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो उर्दू राइटर्स फोरम के तहत हुई थी, उन लोगों को बुलाया था जो उर्दू अखबारों में मुसलसल लिखते हैं, वो कोई भी उर्दू अखबार, उनसे कहा था आप जब मैटर आपका जाता है तो आइंदा एक सेकुलर फोरम के तहत एक बना लिया जाए, उस समय काम आएगा, उस इंडोनेशिया में भी में भी ये सारे बात है, उसके तहत आप लोगों को जब भी रहमत दी जाए तो चाहता हूँ आप, लेकिन आप भी कभी जरूरत समझते हैं कि इस वक्त जरूरत है तो उसको जब भी आप कॉल करें सब लोग एक जगह जमा हो जाएं और वो एक पैगाम अवाम में हो जाए, अवाम बेदार हो, जब अपने उलमा से जिस और ये चूंकि तरीका होगा इसलिए तो हम लोग जितने लोग बैठे हैं किसी उलमा के मुखालिफत में नहीं है, ना उनकी मुखालिफत करना हमारा पर्पज है। जैसे हर एक का अपना इल्म एक इजाज़त देता है, यहाँ तक कि वैसे ही एक पैगाम है, हम लोगों ने दुनिया देखी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में रहे आप लोग तो आप लोगों को आपने एक पैगाम दे दिया ऐसे ही है, और ना उसको इम्प्लीमेंट करें, तो चाहेंगे उसको समझे सही है तो वो भी कबूल करें, हम आवाम को एक मैसेज देते हैं, उसके बाद आवाम उसको माने और ये उसके ऊपर है। मैं चाहता हूँ मौलाना साहब को लेना चाहिए थी तो आपकी शाम को मौलाना साहब को बुलाने से पहले रहे हैं, आज से उनका अखबार मुस्लिम दुनिया बाजार में आ गया है, उनका इजारिया आपने पढ़ा होगा, जिनके हाथ में पहुँचा होगा, और आगे आप लोग भी उनसे दरख्वास्त करें कि इजारिया उनका आता रहे। वो अखबार बनवा दें मौलाना साहब। आज सबसे मुनासिब वही है कि इस इलेक्शन की बात की जाए, बाकी फिर देखिए। हालांकि पूरी काफ़ी ताख़ीर हो गई, इलेक्शन का एक बेशतर हिस्सा जहाँ तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सिर्फ यही है कि मिल्लत के इत्तेहाद के उत्तर हम उलमा से नहीं बचाएंगे, हम इसको बचा नहीं पाएंगे। और अब तक तो हमारी आंखों में बहुत जो भी तमाशे देखते हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा की जाती है। कलकत्ते में मैंने बहुत मदद गुजारी 40 मिनट, वहाँ भी ये था लेकिन बहुत मामूली था। ये जो लीडरों का मालिकों के पास जाना, उनका मिलना, ये अजीब गरीब बात है। राजनाथ सिंह हो या कोई भी, ये की बात नहीं है, सब जाते हैं आगे हो गया, कितने सब पुराना हाल उसके बाद माशाअल्लाह फिर आलिमों को उनके दरवाजे में आगे काम करना पड़ता, फिर वो कभी नहीं आते। कम से कम इतनी सेहत देने साहब अंजुमन जगमगाती रहेगी, हम यूं ही दिल जलाया करेंगे। आप बस इतना इकरार कर लें, आप बस इतना इकरार कर लें जैसे आए आया। तो बहुत
उस वक्त तकरीर सुनी आपने वक्त भी नहीं है। सिर्फ मेरी गुजारिश यही है कि तमाम में इश्तिहार पैदा किया जाए, क्योंकि जो सूरत हाल हमारे जो कहीं के दिल्ली से लेके कहीं के सब मजदूर लोग हो गए हमारे गाँव, और मालूम हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं कोई बिक रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, बदबू ये जो किराना से बिक रहा है। तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ तक हम आवाज़ पहुँचा सकें, सिर्फ लखनऊ तक नहीं और आगे जहाँ भी पहुँच सकती हो पहुँचाएँ। हालांकि अभी कोई रखा नहीं है, ये मान के चलिए कि ये बातें हम आ चुके हैं। और जैसे ये कि ये मोदी वाला जो मामला था, ये शुरू से ये उम्मीद नहीं थी कि ये होगा, और ये हुआ भी। इसके लिए वो बहुत मुतहद थे भाजपा वाले पूरे तौर पर। न कांग्रेस ने इसका कोई सियासी हल ढूंढा, न समाजवादी ने ढूंढा, न बहुजन समाज ने ढूंढा, न हमारी मिलत इस्लामी ने ढूंढा। अब जब 2 दिन 4 दिन बचे हैं और लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा तो मेरा उतना नहीं होना है, लेकिन ये है कि कम से कम ये मैसेज हुआ कि हाँ हम एक हो सकते हैं। अभी पिछले दिनों NDTV वालों ने मेरा इलाहाबाद में इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा अगर मोदी अपने आप को बहुत सेकुलर जाहिर करना चाहते हैं, और मैं दिल्ली पहुँचूँगा, सबके साथ मैं एक काम करूँगा, तो बनारस से क्यों खड़े हो, रामपुर से खड़े हो जाते, मुरादाबाद से खड़े हो जाते, मुसलमानों की वोट से जीत करके जाते, तो उनके दिल में एक बहम का जज्बा भी होता है कि काटा मारा न जाए, एक्शन होगी। तो बहरहाल ये है कि सरकार भी कोशिशें करते रहते हैं, और उनकी ये कोशिशें जाहिर की बात है कि कामयाब रहेंगी। मेरी तरफ से इस कोशिश के लिए मुबारकबाद। हमारे लायक जो खिदमत हो, दामे दरमे सुखने कदमे कदमे ज़्यादा हो जाता है, लंबे कहिए, तो मैं हाजिर हूँ इस तरह के आप लोग के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर भाई। वो अपने शेर में अपना दर्द बयान कर गए कि अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के लीडर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। तो अगर रहबरान कौम गिरना बंद कर दें तो लोकसभा के गिरने का यकीन ज़्यादा है। यही पैगाम मौसर है, यही लिख के जाना चाहिए। अब मैं आज की महफिल के सदर मोहतरम आबिद सुहैल साहब को दावत देता हूँ कि वो माइक पे आएँ और सदारती तकरीर से हम लोगों को नवाजें। कल शाम को मुझे ये मिला और मैंने इसको पढ़ा, तो मैंने पहला रिएक्शन मेरा ये था कि इस बेवक्त की राजनीति का जो सब्जेक्ट है इसका, उसका आज के हालात से कोई किसी किस्म का नहीं था। और बहुत अच्छा हुआ कि बहुत जल्दी मौजूद तब्दील हो गया, और जो असली मौजूद है, जो इस वक्त की सबसे अहम बात है, उस पर बात होने लगी। आज के जलसे में एक चीज़ तो स्ट्राइकिंग ये थी, दूसरी इस हॉल में आने के बाद हुई जब मैंने इसको देखा, बैनर देखा कि मुसलमान क्या करें, क्यों मुसलमान क्या करें, हम क्या करें। वुड हैव बीन मच मोर बेटर। उसने हमको ये एक्सप्लेन नहीं करना कि ये मुसलमान ऐसा है कि बिल्कुल हिंदू है, और ये हिंदू ऐसा है जो बिल्कुल मुसलमान है। इसका अनुमान होना चाहिए था हम क्या करें। एक बात और मेरे ज़हन में आई कि चूँकि इसके स्पॉन्सर्स जर्नलिस्ट हैं, राना साहब मौजूद हैं, मुतअद्दिद अखबार के लोग हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक सहाफ़त से रहा है। हमको उलमा का रोल इस
ज़माने में माज़ी करीब में जो रहा उससे हम सब दिल गुजारता है, लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि इस सूरत हाल के जिम्मेदार कौन थे। इस सूरत हाल के जिम्मेदार यहाँ के उर्दू अखबार। मैं उर्दू सहाफ़त पर एक किताब लिख रहा था, अभी वो काम चल रहा है। यकायक मुझे शायद हुआ कि 3-4 मुस्लिम त्योहारों को ले लिया जाए और उस दिन के अखबार रात पिछले 5 साल के ले लिया जाए। उन 5 साल के अखबारों को देखने से हैरत हुई कि उर्दू के अल्फाज कब बढ़ गए। सुर्खियों के लिए उर्दू के अल्फाज कब बढ़ गए थे, वही सुर्खियाँ, वही उन्वानात, वही बातें दोहराई जाती हैं। दिस इज नॉट न्यूज़। ये अखबार का काम नहीं है कि वो इस तरह की खबरें इतनी तफसील से छापे। हमको वो सब बताने की क्या ज़रूरत है जो हमें मालूम है। अखबार का काम है रीडर को नई इत्तलात से वाकिफ कराना। आज के इंटरनेट पे हमको क्या ऐसी चीज़ें नहीं मिलती जिनसे हम नावाकिफ हैं। अंग्रेज़ी के अखबारों को कहाँ से मिल जाती, हमको क्यों नहीं मिलती, और मिलती हैं तो हम उनको मुसरत करके क्यों ऐसी चीज़ों को लेते हैं जो इमीडिएटली हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। हम सब जानते हैं, साहब कुछ ज़्यादा जानते हैं आज की सूरत हाल में कि द ग्रेटर द सर्कुलेशन ऑफ द पेपर, द ग्रेटर इज द लॉस ऑफ द कंपनी। जो अखबार आपको 3 रुपये में मिलता है और जिसके मालिक को 1 रुपया 50 पैसा उस अखबार के लिए मिलता है, अलावा उन अखबारों के जो हम मुफ्तखोरों को मिलते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 रुपये से कम नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हम वो 12 रुपये ठीक है, इस हमारे इस रवैये की वजह से अखबार का सर्कुलेशन कम होगा, हो जाएगा, लेकिन जो सर्कुलेशन होगा वो एनलाइटेंड लोगों का, वो ऐसे लोगों का होगा जिनको चैन नहीं पड़ेगा उस अखबार को पढ़े बगैर। उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगा कि 500 बरस पहले ये हुआ था, 600 बरस पहले ये हुआ था। वही बात मुख्तलिफ अल्फाज में और अल्फाज कब बढ़ जाए उन्हीं अल्फाज में हर साल दोहराई जाती है। ये बात भी हम लोगों को जहन में रखना चाहिए और इससे कुछ लोग नाराज जरूर होंगे, लेकिन मौलाना का काम नमाज पढ़ाना, मजलिस पढ़ना और इस तरह के 2-1 काम हैं, 2-1 आए जो उन्होंने अपने ज़िम्मे, जो दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। मुझे तो ये मालूम हुआ कि अहले तशरीह में निकाह में किसी तीसरे आदमी की भी जरूरत है, तो ये मौलाना कहाँ से आ गया, ये मौलाना कहाँ से आ गया। और मौलाना से ज़्यादा अहम गवाह होते हैं और वो गवाह मौलाना नहीं होते। एक बात, मौलानाओं को ये अहमियत, ये पोजीशन हमने दी। इस वक्त वो बज़ाहिर इर्रेलेवेंट मालूम होता है, जिन्हों ने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान किया, लेकिन ख़ास तौर से मुसलमानों का, लेकिन अपने वक्त में जिन्होंने मौलवियों को इर्रेलेवेंट बना दिया इस सोसाइटी के लिए। कांग्रेस के साथ सारी दाढ़ियाँ कांग्रेस के साथ थी, सारी दाढ़ियाँ कांग्रेस के साथ थी, और मुस्लिम लीग के साथ सिर्फ
علامہ شبیر احمد عثمانی تھے جو فیک مولوی تھے، یعنی انہوں نے سپرفلوس چیزوں کو درکنار کر کے ایشوز کو، چاہے وہ صحیح تھے یا غلط، ایشوز کو مرکز بنایا۔ تو آج ہم کو، اگر ہم اتنے لوگ آپ کے لیے اہم ہیں، ایسے لوگ جو ہمارے علماء کی، سو کالڈ علماء کی یہ کارروائی پسند نہیں کرتے، تو آپ کو اور سارے اردو اخباروں کو چیلنج اپنا رخ بدلنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیال غلط ہے کہ ہندی اور انگریزی اخبار آپ کی چیزیں نہیں چھاپتے، یہ بات غلط ہے۔ ہندی کے اخبار اور انگریزی کے اخبار بھوکے ہیں آپ کی خبروں میں، پیاسے ہیں آپ کی خبروں، آپ ان تک پہنچائیے خبریں، آپ ان کو کانٹیکٹ کیجیے، پھر دیکھیے وہ خبریں کیسے نہیں چھپتی۔ آپ مجھے کسی جلسے کی ذمہ داری دے دیجیے، I will see to it that the news is published in all the 4 English dailies of London۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم ذمہ دار دوسروں کو دیں۔ یہ بات یہ مسجد والی بات جو آئی تھی وہ غلط ہے، اور خواتین علماء کی وجہ سے تعلیم میں پیچھے ضرور ہیں لیکن آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ ساری باتیں الگ، اس وقت معاملہ صرف یہ ہے کہ نہ ہمارا مستقبل ایٹ اسٹیک ہے، نہ آپ کا مستقبل ایٹ اسٹیک ہے، the country is at stake۔ اس وقت فیصلہ یہ ہونا ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے اور کیا ہوگا۔ لیکن اور اس پہ میں آواز سے محدود ہوں، ایک اچھی خبر بھی ایک صحافی کی حیثیت سے میں یہ تو دیتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں شکست کملالت کی ہوگی، بی جے پی جیتے یا بی جے پی ہارے، مودی جیتے یا مودی ہارے، دونوں صورتوں میں شکست انہیں کی ہوگی۔ ایک صورت میں فوری شکست ہو جائے گی اور دوسری صورت میں 6 مہینے کے اندر، میں آج پروفیسی کر رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا یہ حکومت گر جائے گی۔ within 6 months یہ حکومت گر جائے گی، کیونکہ جتنی امیدیں انہوں نے پیدا کر دی ہیں، پیش کر دی ہیں، وہ یہ پوری نہیں کر سکتے، اور جن لوگوں کے سہارے یہ سب کر رہے ہیں ان کی مانگیں بڑھیں گی۔ کول امبیزمنٹ کیا تھا، کول گیٹ کیا تھا، اس سے بڑے بڑے کول گیٹ ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ اس اسٹیج سے یہ اعلان نہ کریں کہ ہم کسی پارٹیکولر کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، ہم یہ اعلان کریں کہ بی جے پی کو نہ صرف کمونل فورسز، ان کمونل فورسز میں مسلمان بھی آتے ہیں اور ہندو بھی آتے ہیں، ہم بھی کوئی دھلے ہوئے نہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ ہم کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ نہ صرف لکھنؤ بلکہ ہر جگہ کمونل فورسز کے خلاف جو امیدوار بہت آگے اور جیتتا ہوا یا مقابلہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، اپنے دوسرے سارے اختلافات کو بس گوشت کر کے اس کی حمایت کریں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ میٹنگ 200%
कामयाब रही। शुक्रिया। मोहतरम के शुक्रिया के साथ आप तमाम हज़रात का शुक्रिया ज़रूरी है, उसके लिए तकरीबन बहुत सही बात की गई है। हमारे तरफ से मैसेज हो जाए, हम सब तारीफ करते हैं कि मीडिया अपना किरदार अगर निभाए तो उलमा जो है वो काबू में आ सकते हैं। इस सिलसिले पर जोर दिया गया। अब आपके सामने कन्वीनर मोहतरम बकार रिजवी साहब हैं, वो शुक्रिया अदा असलियत में अगर ऐसा होगा तो जो मसला जहाँ से शुरू हुआ था वही है, क्योंकि हमारे उलमा हज़रात रोज़ तो आवाम को अपने अपने डायरेक्शन से कंफ्यूज, हमने पहले कहा था कि वोट या तो दिए जाए कम्युनल फोर्सेस को या अपने वोट डिवाइड कर लिए जाए, बात एक ही है। तो अगर हम लोगों ने जो समझा उस हिसाब से हम भी अपना पैगाम नहीं देंगे तो हमारी इतनी मशक्क़त से फ़ायदा क्या है। ये तो काम वो भी कर रहे हैं, वो जिसके साथ मिलते हैं वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, आवाम के पास मैसेज जाता है कि इनके साथ हैं, कुछ आवाम उनके साथ, वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ जाता है, आवाम उनके साथ। तो हमको अपने तरीके से जो हम लोग जमा हुए उसमें ये बताना है, हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, हम सही नहीं, हम ये दावा नहीं करते कि हम सही होंगे, लेकिन हमने अपने कैलकुलेशन से ये जाना कि ये कैंडिडेट कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए हम इस पार्टी की तारीफ नहीं करते, हम इस पार्टी की किसी एक्टिविटी से मादी से मुतमईन नहीं है, लेकिन हमको ये चुनना है कि हम इन कम्युनल फोर्सेस को हराएं या इसके साथ रहें। तो ये फैसला हम लोगों को करना होगा। जो कैंडिडेट खुद खड़ा होता है वो इस यकीन दहानी के साथ खड़ा होता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन नहीं जीतता है। तो हम भी ये में कि एक नतीजा जो आप लोगों ने ज़्यादातर निकाला कि कांग्रेस के साथ, मैंने बार बार कहा था कांग्रेस का नाम लेना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन जब हमने कहा कि हम अपना ज़ाती फायदा देखें या पूरी कौम का देखें, उसमें यह समझ में आता है कि कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए जो फिगर्स अली अंसारी साहब ने कोट किया था कि ये वोट उनके साथ आ सकता है, ये वोट उनका आ सकता है, 5 साल पहले का इलेक्शन ये बताता है कि वो चंद हज़ार वोटों से हार गई थी। अगर उस वक्त मुसलमान डिवाइड ना हुआ होता और उनको उन मौलवी हज़रात ने ही डिवाइड किया था। 5 साल पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो एक कैंडिडेट के साथ सब मौलवी हज़रात थे, उसमें डिवाइड हो गया। उन्होंने वो ज़मीनी जो हकीकत थी उससे नहीं मुआशना हुए, उन्होंने अपने वोट को डिवाइड कर दिया। वही पोजीशन अगर हम भी यही क्रिएट करेंगे उनके सामने कि आप समझिए तो आवाम समझे कौन, आवाम समझेगी तो आवाम तो जिसके साथ वो है उसके साथ जाए। तो मेरी अली अंसारी साहब फाइनल उसको टच दे देंगे। देखिए, हम लोगों को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी पार्टी की सपोर्ट की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने अर्ज किया कि लखनऊ में रीता बहुगुणा जी के ज़्यादा चांसेस है कम्युनल फोर्सेस फैलाने के, तो उसका मकसद ये था कि उनकी कैंडिडेटर की सपोर्ट ज़्यादा है। आजमगढ़ में इब्राहिम सिंह साहब दे सकते हैं, रामपुर में उनका आपके जो हाँ, तो ये 15 साल से मुल्क में जो जहाँ जीत रहा है उसको वोट दे दिया जाए, ये दिल्ली काउंसिल से लेके पूरे देश में एक ही काम हो रहा है और मुसलमान ये सब अच्छी तरह जानता है कौन जीत रहा है। आप पर्टिकुलर किसी का नाम ले या ना ले, पूरे शहर में सबको मालूम है कौन जीत रहा है। आप इंटेलेक्चुअल है तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो आपने जो मैसेज प्रेसिडेंट ने दिया है, मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा है। जहाँ जो जिता रहा हो पर्टिकुलर किसी यही बात कह रहा हूँ कि इसमें किसी पार्टी का नाम न ले जाए, इस पार्टी को सपोर्ट करना, हम पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वो तो उन्होंने पूछ लिया था फारूकी साहब ने लखनऊ में क्या राय आपकी मिले राय पूरे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वहाँ के मुसलमानों को हिंदुओं को तय करना है कौन कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मिली पोजीशन में जो चैलेंज कर सकता है कम्युनल फोर्सेस को। फिर इसको बातें कर लें जो लोग हैं, कांग्रेस का सपोर्ट का हरगिज़ ऐलान नहीं किया गया है, कम्युनल फोर्सेस को हराने का ऐलान किया गया है। अब हराने के लिए हम लखनऊ शहर के लोग जमा हुए, यहाँ की ज़मीनी हकीकत से जो हम लोगों का तजुर्बा था, हम लोगों ने कहा कि ये कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ जाएं। दूसरे शहरों में कानपुर के वहाँ के इंटेलेक्चुअल जमा हो, वो ये समझें कि क्या वो है, अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो उसके साथ जाएं। हमने एक चीज़ का ऐलान किया कि हर हाल में फिरकापरस्त ताकत को हराना है, किसी के सपोर्ट का ऐलान नहीं किया है।
جس کو ہرانا ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں. جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان لوگ انہی کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ. وہ ایک تجویز یہ کیا تھا کہ جب جائیں تو آپ فری آف کاسٹ پیسے سپورٹ نہ کرتے ہیں. کچھ مطالبے یہ کہنے کو تو رہیں. یہ دیکھیے پچھلی بار آئے کہیں یہ آپ نے تحریری یہ کیے تھے وعدہ اور آپ نے نہیں لگایا. اب آپ کس منہ سے آئے ہیں کہیں کچھ رہے, کیونکہ آپ جو ووٹ کریں گے وہ ٹھیک ہے, لوگ جانتے ہیں اس کے لیے. نہیں لکھ تو دیں, اگلی بار کہنے کو تو رہے, وہ جائے نا ایسا مطالبہ ماننے. اور پھر بار بار کیونکہ میڈیا بعد میں آیا ہے, یہاں جتنے لوگ جمع تھے جو لوگ چلے گئے, کسی پارٹی کے سپورٹ کا اعلان نہیں کیا. اس پہ سب لوگ متفق ہیں کہ جو فرقہ پرست طاقت ہے اس کو ہرایا جائے. اس کو ہرانے کے لیے ہم لوگوں کی نظر میں جو کیلکولیشن آیا کہ ووٹ کا اس میں یہ کہا گیا کانگریس کی ریتا بہگنا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے اور وہ فائٹ کر رہی ہیں ان کے لیے, تو ان کو سپورٹ کرنے کو کہا گیا. یہ صرف لکھنؤ کے لیے ہے, نہ کہ آل اوور انڈیا یا یو پی یا شہر یا کہیں کے لیے, ایسا نہیں ہے. یہ واضح ہے. اب میں آپ لوگوں کی سب آپ کو اجازت دیں اس کی تو اس کو ختم کریں. اس کے ساتھ جو اس بات میں آیا ہے اس کو جانے کے لیے یہ پھر سے نوٹ کر لیں. یہاں جب لوگوں نے تقریریں کیا تو بہت سے لوگ نہیں تھے. اسی کے ساتھ کہ پورے ہندوستان میں ہم لوگوں کا جو پیغام جہاں جہاں پبلش ہو اس میں ہم سب فرقہ پرست طاقت کے خلاف ہیں. کسی کے موافق ہونے کا کوئی اعلان اس کو واضح رہے نہیں کیا. کسی پارٹی سے کوئی ہمدردی کا اعلان نہیں کیا. ماضی میں کسی پارٹی نے مسلمان کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا ہے, کیونکہ ہماری مجبوری فوری طور سے یہ ہے کہ ہم کمیونل فورسز کو چنیں یا کمیونل فورسز کے مقابلے میں جو ہیں ان کو چنیں. تو لکھنؤ میں جو آپ سب لوگ جمع ہوئے انہوں نے یہ طے کیا کہ لکھنؤ میں چونکہ فائٹ میں ہم لوگ اپنے علم کے لحاظ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریتا بہگنا ہے, اس لیے ووٹ ضائع نہ ہو, ڈیوائڈ نہ ہو, آپس میں نہ ہو, اس لیے ان کے ساتھ جایا جائے. یہ سارے علماء حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس کو اگر یہ سمجھیں وہ کہ یہ بات ہم لوگوں کا کیلکولیشن صحیح ہے تو اس پہ وہ بھی عمل کریں, ورنہ وہ جیسے چاہیں اس کے لیے آزاد ہیں. ہم لوگ نماز علی کے پیچھے بعد میں بھی پڑھیں گے. آپ آ جائیں کرنے کے لیے. یہ حق نہیں ہے, لیکن یہ کام اگر ہم نے بہت بڑے پیمانے پر اور اس کو بہت زیادہ پھیلا کے اور اعلان کر کے کیا تو دس کین بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. یہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو ایک طرف نہیں ڈالنے کا اشارہ دے گا, بلکہ ایک بڑی اکثریت کو ہم کو یہ پیغام دے گا کہ ہم جائیں. اور دوسری بات, اس بات کی مخالفت آج سے شروع کر دیجیے کہ مسلمان متحد ہو جائیں. جس روز مسلمانوں کو متحد ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس روز ہندو بھی متحد ہو جائیں.